हमारी कहानी 100 साल पहले शुरू होती है जब एक बहुत बड़ा उल्कापिंड कॉन्टिनेंट पर गिरा। उसके थोड़ी देर बाद उस पत्थर के अंदर से जर्ग्स नाम के बड़े कीड़े निकले और पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ने लगे। यह खतरनाक जीव तुरंत इंसानों से लड़ने लगे, लेकिन इंसानों की बंदूकें उन बहुत सारे जीवों का सामना नहीं कर पाईं, जिसकी वजह से इंसानों ने बहुत सारी जगह खो दी। कई सालों बाद एक बहुत होशियार आदमी ने एक तरीका बनाया जिसे स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। इस ताकत से औरतें लड़ने वाले स्पिरिट्स बन सकती हैं और आदमी उनके मास्टर। और इस नई ताकत की वजह से इंसानों ने अपनी बची हुई थोड़ी सी जमीन बचा ली। 100 साल बाद आज के दिन एक भीड़ एक बड़े चमकते गुलाबी क्रिस्टल के पास जमा होती है। फिर टेस्ट शुरू होता है जब एक जवान औरत उस क्रिस्टल को छूती है। जांच करने वाला कहता है कि उस जवान औरत को एक कमजोर रैंक की सी सोड मिली है। तुरंत बाद वह लड़की कम नतीजे से दुखी होकर चली जाती है क्योंकि उसे बहुत कम लेवल मिला था। जबकि हमारा हीरो हान जॉन सोचता है कि वह अभी अभी इस समारोह में आया है और उसे नहीं पता कि उसे क्या ताकत मिलेगी। जांच करने वाला अगले इंसान को बुलाता है, जवान शाओमे को। वह लाल बालों वाली लड़की पूरे विश्वास के साथ आगे आती है। फिर वह क्रिस्टल को छूती है जो स्टेज पर बहुत तेजी से चमकने लगता है। रोशनी इतनी तेज होती है कि उस जवान लड़की की आंखें चौंधिया जाती हैं। अचानक एक बहुत शक्तिशाली भाला दिखाई देता है। यह देखकर बूढ़ा जांच करने वाला हैरान रह जाता है कि जवान शाओमे को इमॉर्टल ब्लड स्पीयर मिली है, जो एक एस रैंक का सामान है। भीड़ भी लड़की की इस हालत से हैरान है। लोग कहते हैं कि अगर वह किसी उतने ही ताकतवर इंसान के साथ मिल जाए तो उन्हें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन अपना सामान मिलते ही वह औरत अपने बॉयफ्रेंड हान जॉन, जो कहानी का हीरो है, के पास जाती है। शाओमे उसे ठंडे तरीके से कहती है कि वह रिश्ता खत्म करना चाहती है क्योंकि अब वह दोनों बिल्कुल अलग लेवल पर हैं, जिससे वह जवान लड़का बिल्कुल चुप रह जाता है। फिर लड़की मुड़ती है और उसे कहती है कि अब से वह उसे भूल जाए। इस वजह से कुछ लड़के इस हालत पर हंसते हैं जिससे हान जॉन को शर्मिंदगी महसूस होती है। पहले हीरो हमेशा उस लाल बालों वाली लड़की की बात मानता था, उसे मसाज देता था और उसका खाना बनाता था। अगली सीन में पिछली बातें याद करते हुए शाओमे अपना लंच फेंक देती है और जवान हान जान को नीचा दिखाती है, जो उससे मिन्नतें करता है कि वह रिश्ता न तोड़े। अब इस वक्त कुछ बदमाश लड़के उस जवान लड़के का मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि उसने अपनी ताकतवर गर्लफ्रेंड खो दी थी। कहते हैं कि वह उसके इज्जत के लायक नहीं था। लेकिन हान जॉन पक्के तरीके से जवाब देता है कि अभी भी ये हो सकता है कि उसे एस रैंक या उससे भी ज्यादा ताकत मिले। यह सुनकर वह लाल बालों वाली लड़की बस उसके चेहरे पर हंसती है, कहती है कि हान जॉन कभी भी उस लेवल की ताकत के लायक नहीं होगा। फिर हान जॉन की बारी आती है टेस्ट देने की और वह धीरे धीरे उस चीज की तरफ चलता है। जब वह क्रिस्टल को छूता है तो पहले कुछ नहीं होता, जिससे सब लोग चुप हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही भीड़ उसका मजाक उड़ाने लगती है, अचानक स्टेज पर एक चौंधियाने वाली रोशनी फट जाती है। जवान हान जान को एसएसएस रैंक की एक खास ताकत मिलती है, वह कमाल की डिवाइन रेजरेक्शन। सबको हैरान करते हुए तुरंत वहां मौजूद सब औरतों का रवैया बदल जाता है और वह हीरो की तरफ लपकती है। एक नीले बालों वाली लड़की तो ये भी कहती है कि वह एक कॉस्प्लेयर है और उन्हें उसके घर पर बहुत मजा आएगा। लेकिन हीरो मुंह मोड़ लेता है, कहता है कि वह सब औरतें सिर्फ दिखावे वाली हैं और उसकी तरक्की में रुकावट बनेंगी। फिर वह जवान लड़का अपनी स्टेटस विंडो पढ़ने लगता है। स्क्रीन दिखाती है कि उसकी ताकत डिवाइन है, उसके पास कई खास शक्तियां हैं जो कहानी में आगे बताई जाएंगी। उसी वक्त उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड शाओमे पूरी हिम्मत के साथ उसके पीछे आती है, पूछती है कि क्या वह उसके साथ एक जोड़ी बनाना चाहता है। हीरो चुप रह जाता है, उसके प्रस्ताव पर सोचता है। वह अपनी नई ताकत का इस्तेमाल करके उस लाल बालों वाली लड़की का स्टेटस चेक करता है, जबकि वह हिम्मत करके कहती है कि आज से वह उसका हाथ पकड़ सकता है। हान जान अपनी ताकत से हैरान है, जो उसे सच में शाओमे के कॉन्ट्रैक्ट की सारी छुपी हुई जानकारी देखने देती है। सीधे सीधे हमारा हीरो उस बुरे प्रस्ताव को मना कर देता है। जैसे ही हान जॉन अपनी नई ताकत के साथ बेहतर प्रस्ताव ढूंढते हुए चला जाता है। कुछ देर बाद 2 लाख लड़कियां एक और जवान औरत का मजाक उड़ाती हैं जिसके पास सिर्फ खूबसूरती है, लेकिन वह सिर्फ ई रैंक की है। लड़कियां उस लड़की के स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट को नीचा दिखाती हैं, कहती हैं कि वह अपने कम लेवल की वजह से एकेडमी में ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। जल्दी ही हम इस जवान औरत शिया युवे से मिलते हैं, जो अलग थलग है और अपनी उपयोगिता पर किए गए बुरे कमेंट्स से दुखी है। वह जवान औरत पूछती है कि लोग उसके साथ ऐसा क्यों करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका रैंक कम है। घबराकर सीआईयूए भाग जाती है और रास्ते में वह हीरो से टकरा जाती है। जब वह लड़की पीछे गिरने वाली थी, हमारा हीरो उसे मजबूती से पकड़ लेता है, पूछता है कि क्या वह ठीक है। ये पक्का करने के बाद कि वह ठीक है, हान जॉन शियायुए का स्टेटस देखता है, जैसे कि 1, और कुछ कमाल की चीज देखता है। उसे पता चलता है कि भले ही वह ई रैंक की है, उस लड़की के पास दुनिया के 10 सबसे ताकतवर सामान में से एक है, जो हमारे हीरो को हैरान कर देता है। युए कुछ कह नहीं पाती, जबकि हंजन कहता है कि कुछ नहीं हुआ। जवान औरत के बालों को धीरे से छूते हुए वह जवान लड़का पूछता है कि क्या वह उसकी ऑफिशियल पार्टनर बनना चाहेगी। लड़की इस बात से बहुत शर्मा जाती है, जबकि आसपास की दूसरी लड़कियां उस जवान लड़के की पसंद से गुस्से में आ जाती हैं। डायरेक्टर चेन पू इस हालत में दखल देने की कोशिश करता है, कहता है कि वह जवान लड़का इतना लापरवाह नहीं हो सकता। डायरेक्टर कहता है कि किसी को सिर्फ पल भर के एहसासों पर अपना पार्टनर नहीं चुनना चाहिए। और इससे पहले कि जवान शियायुए हीरो को रोकने के लिए उस प्रस्ताव को मना कर पाती, कोई आता है चिल्लाते हुए कहता है कि एक पल रुको,
एक तगड़ा आदमी आता है, जाओहू नाम पुकारता है और बातचीत रोक देता है। वह आदमी कोई और नहीं, लाल बालों वाली शाओमे का दादा था, जिसने कुछ मिनट पहले ही हीरो से रिश्ता तोड़ा था। जाओहू गुस्से से पूछता है कि हमारे हीरो ने अपनी एसएसएस ताकत का इस्तेमाल उसकी प्यारी पोती को डराने के लिए क्यों किया। उस जवान लड़के की शर्ट पकड़ते हुए दादा आगे कहता है कि यह उसकी घमंड था कि वह खुद को शाओमे से बेहतर समझे। वह तगड़ा आदमी लड़के को थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, कहता है कि यह उसका अंत है, लेकिन अचानक उसे एक और इंसान रोक देता है। ये डायरेक्टर चेन पू था, जिसने वाइस कैप्टन जाओहू से कहा कि वह अपने गुस्से को काबू करे। वह तगड़ा आदमी फिर कहता है कि वह तभी जाएगा जब उसकी पोती के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। हंजन उन्हें बीच में रोकता है और कहता है कि वह चिया युए के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, चाहे कुछ भी हो। वान चिया युए को पकड़ लेता है, उन्हें कहता है कि जाओ और कॉन्ट्रैक्ट को पक्का करो, लेकिन लड़की को लगता है कि वह हीरो को रोक रही है। बिना सोचे हीरो जवाब देता है कि वह इसके लायक है। चमकती जंजीरों वाली रोशनियां जोड़ी के आसपास दिखने लगती हैं। जैसे ही हान जॉन लड़की पर अपनी डिवाइन परसेप्शन चलाता है, जब जवान चिया युए चिल्लाती है, उसके आसपास एक बैंगनी गोला दिखता है। फिर लड़की एक शानदार सुनहरी तलवार में बदल जाती है और सिस्टम जल्दी ही कॉन्ट्रैक्ट के सफल होने का ऐलान करता है। हथियार हवा में तैरता है जब वह जवान लड़का तलवार को देखता है, अपने सामने के नजारे पर हैरान होता है। बाद में यह पक्का हो जाता है कि उन दोनों का रिश्ता एसएसएस लेवल का है, जिससे सब लोग इतनी ताकत देखकर चुप रह जाते हैं। जल्दी ही बाद चिया युए अपने इंसानी रूप में वापस आती है और हीरो को गले लगाने दौड़ती है, जज्बात में बहुत रोती है। इस पल में हम पोती और दादा को भीड़ से दूर जाते हुए देखते हैं। यांग शाओमे हीरो से बेइज्जती होने की शिकायत करती रहती है, लेकिन बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि इसकी चिंता न करे। दादा आगे कहता है कि उसने अगले दिन के टेस्ट के लिए एक बुरी चाल चली है ताकि हान जॉन से हमेशा के लिए छुटकारा पा सके। लेकिन फिर वह आदमी पूछता है कि वह जवान औरत इस एहसान का बदला कैसे चुकाएगी। वह जवान औरत अपने दादा को गले लगाती है बहुत खुश होकर और उसे अपने घर पर वीडियो गेम खेलने के लिए बुलाती है शुक्रिया के तौर पर। एक गंभीर चेहरे के साथ जाओहू कहता है कि वह सहमत है और उनकी रात अच्छी गुजरेगी। कुछ घंटों बाद मीडिया में स्टूडेंट्स की नई ताकतों और हान जॉन के मामले पर कई राय के बारे में पूरी रिपोर्ट आती है। हम देखते हैं कि जाओहू फोन देख रहा है जबकि वह लाल बालों वाली लड़की को छेड़ता है। जाओहू उस जवान औरत से पूछता है कि वह किस चीज में अच्छा है और वह जवाब देती है कि वह सब कुछ में बहुत अच्छा है। सीन आखिर में शाओमे के बेड पर थकी हुई लेटी हुई खत्म होती है। अगली सुबह कैफेटेरिया में कोई उसकी प्लेट में खाना डालता है। यह हीरो हान जॉन है जो अपनी नई पार्टनर के साथ शांति से लंच कर रहा है, लेकिन आसपास के लोगों से कई बुरी बातें सुन रहा है कि यह जोड़ी बहुत असंतुलित है, एक कमजोर और एक ताकतवर। चिया युए हीरो को ऐसी शर्मिंदगी वाली हालत में डालने के लिए माफी मांगने लगती है, लेकिन वह जवान लड़का उसे तसल्ली देता है, जवाब देता है कि उसे हर वक्त माफी नहीं मांगनी चाहिए। इसके अलावा हान जान उसे सिर्फ नाश्ते की चिंता करने को कहता है, वरना वह आज के जांच के लिए देर हो जाएंगे। अचानक कोई हंजन को बुलाता है, जो जल्दी से मुड़कर देखता है कि कौन है। उसे वांग लू माओ नाम का एक जवान लड़का मिलता है, जो हीरो का ध्यान खींचता है और दिखावा करने लगता है। पूछता है कि क्या हंजन सच में इतना ताकतवर था, लेकिन हमारा हीरो उसकी उकसाहट की परवाह भी नहीं करता, बस पूछता है कि वह जवान लड़का कौन था। वांग लू माओ अपना परिचय देता है, कहता है कि वह शाओमे का नया पार्टनर है और उसकी तरह ही घमंडी साबित होता है। फिर हमारा हीरो उस जवान लड़के के नाम का इस्तेमाल करके एक मजेदार बात कहता है, जिससे वांग लू माओ गुस्से में आ जाता है। लाल बालों वाली शाओमे अब इस नए आदमी के साथ उसका हाथ पकड़ती है और उसे हान जान को नजरअंदाज करने को कहती है। वह हमारे हीरो को नाकाम कहती है और कहती है कि उसे जल्दी ही एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। जैसे ही वह दोनों पीठ मोड़कर जाते हैं, वांग लू माओ साफ कर देता है कि यह बात यहीं खत्म नहीं होगी। फिर सीन एक बड़े अखाड़े में बदल जाती है। वहाँ घोषणा करने वाला सबको बताता है कि एग्जाम शुरू होने वाला है, समझाता है कि टेस्ट के कई स्टेजेस हैं और कम से कम एक में पास होना सफलता माना जाता है। जगह ज्यादा भरी नहीं थी, लेकिन फिर भी जांच करने वाला पहली जोड़ी को बुलाता है, जो शाओमे और वांग लू माओ ने बनाई थी। लाल बालों वाली लड़की और उसका नया पार्टनर आगे बढ़ते हैं। दरवाजे के सामने खड़े होकर उन्हें पूरा विश्वास है कि वह जीतेंगे। जब दरवाजा आखिर में खुलता है, अंदर से एक डरावना पंजा निकलता है और फिर अखाड़े में मुश्किल लेवल 7 का एक बहुत बड़ा कीड़ा दिखता है, जिसके बहुत सारे पैर हैं और वह बहुत अजीब दिखता है। जल्दी ही वह जवान लड़का ऐलान करता है कि अब लड़ाई शुरू करने का समय है। औरत एक भाले में बदल जाती है और वांग लू माओ उस जीव का सामना करता है। वह राक्षस बहुत गुस्से से हमला करता है, लेकिन वह जवान लड़का मुश्किल से बच जाता है और तुरंत पलटवार की तैयारी करता है। वांग लू माओ फिर दुश्मन पर जोर से हमला करता है। भाले की धार उस जीव को छेदने लगती है, लेकिन उसके ऊपरी कोश को छेद नहीं पाती। वह जवान लड़का ऊपर उछलता है, ऐलान करता है कि वह फिर से हमला करने की कोशिश करेगा। पूरे गुस्से के साथ वह सीधे उस जीव पर हमला करता है और राक्षस को छेदने में कामयाब हो जाता है, जो दर्द से जोर से दहाड़ता है। हमले से उस जीव की छाती में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है। भीड़ तुरंत एस रैंक की ताकत की तारीफ करती है, उस कीड़े की सख्त बनावट को छेदने की उनकी काबिलियत से हैरान होकर। एक टेलीविजन स्क्रीन पर हम राक्षस को जमीन पर गिरा हुआ देखते हैं। आखिर में जोड़ी ने उसे खत्म कर दिया।
एक खास कमरे में लोगों की नजरों से दूर कुछ लोग लड़ाई देख रहे हैं, स्टूडेंट्स के काम का जायजा ले रहे हैं। वेचिंग, जो पहले डिस्ट्रिक्ट का मुखिया है, इस बात पर जोर देता है कि जोड़ी ने एक कम लेवल के राक्षस के खिलाफ बेकार तरीके से लड़ाई की। नतीजा निराशाजनक लगता है, लेकिन तुरंत बाद वेचिंग को मास्टर ली से सर पर एक चोट लगती है, बकवास करने और उनके आदेश न मानने के लिए। दूसरे डिस्ट्रिक्ट का नेता लिन जिंगशुएन लड़ाई का पूरा जायजा देता है, समझाता है कि जोड़ी को सिर्फ एक बार में लड़ाई खत्म कर देनी चाहिए थी। वह कहता है कि स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट ठीक से नहीं चलाया जा रहा, जिसकी वजह से लड़ाई में जोड़ी को मुश्किल होती है। अखाड़े में वापस घोषणा करने वाला जोर से ऐलान करता है कि जोड़ी ने स्टेज पास कर लिया है, एकेडमी में लेवल 6 तक पहुंचकर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ा है। इसी बीच भीड़ हान जॉन की बुराई करती है कि उसने उस जवान लाल बालों वाली लड़की को ठुकरा दिया जो एस लेवल की है, क्योंकि वह शिया यूएसए उसकी ताकत के मामले में बहुत ज्यादा ताकतवर होती। जांच करने वाला फिर कहता है कि वह अगले जोड़ी को अखाड़े में बुलाना चाहेगा। अगली जोड़ी हमारा हीरो और उसकी साथी है। वह एक बड़े दरवाजे के सामने खड़े हैं, लेकिन अचानक हीरो हवा में कुछ अजीब महसूस करता है। जैसे ही वह लड़ाई के मैदान में कदम रखते हैं, 10 बहुत बड़े लेवल 1 के राक्षस उन पर एक साथ हमला करने के लिए दिखते हैं। हमारा हीरो दुश्मनों की गिनती से हैरान है, यह सोचते हुए कि यह तो सिर्फ एक कम रैंक का टेस्ट होना चाहिए था। अखाड़े में मौजूद लोग हीरो का मजाक उड़ाने लगते हैं, कहते हैं कि वह बहुत घमंडी है कि उसने इतने कम लेवल की साथी चुनी। घोषणा करने वाला भीड़ को समझाता है कि टेस्ट की मुश्किल स्टूडेंट्स के रैंक पर निर्भर करती है, लेकिन यह जल्दी ही एक बड़ा झूठ साबित होता है। पता चलता है कि असल में लाल बालों वाली लड़की के दादा ने घोषणा करने वाले को रिश्वत दी थी ताकि हीरो हार जाए, यह सोचकर कि हान जॉन सबके सामने शर्मिंदा होगा। घोषणा करने वाला अपने मन में कहता है कि हमारे हीरो को पिछले दिन ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसने ऐसे इंसान को नाराज कर दिया जिसे नहीं करना चाहिए था। इस पल लड़ाई करीब आती है। राक्षस गुस्से से हमारी जोड़ी की तरफ बढ़ते हैं और फिर लड़ाई के शोर में लड़की एक चमकती सुनहरी तलवार में बदल जाती है, बहुत तेज ऊर्जा निकालते हुए। हमारा हीरो हथियार को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करता है और एक ही तेज और सही हरकत में 10 के 10 राक्षसों को एक साथ हरा देता है। अखाड़े में कुछ और लोग उस कमाल के काम को पूरी तरह हैरानी से देखते हैं। यह विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि लड़की सिर्फ ई रैंक की थी। देखने वाले कमरे में ऑर्गेनाइजर्स भी जोड़ी की ताकत से हैरान है। स्क्रीन्स पर जो देखा उससे बहुत ज्यादा चकित है। पहले डिस्ट्रिक्ट का नेता बहुत हैरान था, कहता है कि जोड़ी ने सब राक्षसों को सिर्फ 1 सेकंड में खत्म कर दिया, जबकि उसने खुद एक बार ऐसा करने में 30 सेकंड लिए थे। लिन जिंगशुएन कहता है कि टेस्ट के नियम उस जोड़ी के लिए ठीक नहीं लगते, हमारे हीरो की बहुत ज्यादा ताकत के बावजूद। कमरे में मौजूद एक तगड़ा आदमी कहता है कि मुश्किल में बदलाव जानबूझकर किया गया था ताकि स्टूडेंट्स अपनी ताकत बर्बाद न करें, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी विश्वास नहीं होता जो जोड़ी ने अखाड़े में किया। सोच में डूबा हुआ वह पूछता है कि जोड़ी ने यह काम कैसे किया होगा और सोचता है कि शायद 20 राक्षस उन्हें हमेशा के लिए खत्म करने के लिए ज्यादा सही गिनती होती। वाइसिंग कहता है कि दबाव बढ़ाना उसे बहुत सही लगता है, क्योंकि वह खुद अपनी ट्रेनिंग के दिनों में उस लेवल की मुश्किल से निपट चुका है। कमरे में सबसे बूढ़ा आदमी इस बात से सहमत है, क्योंकि वह देखना चाहता है कि जोड़ी का हौसला और हद कहां तक पहुंच सकती है, जोड़ी की हदों को आजमाने के लिए। ऑर्गेनाइजर्स ने 20 राक्षसों को एक साथ अखाड़े में छोड़ दिया। हमारा हीरो अपने हाथ हिलाता है, जबकि एक गाने और जहां उसे एक सोलमेट मिल सकता है उसके बारे में आराम से बातें करता है। हंजन के पीछे एक बड़ा घुमाव बनता है और सुनहरी तलवार उसके सामने तैरती है। उनकी जगह से एक नीली लहर निकलती है और सीधे छत की तरफ बढ़ती है, उस इलाके के सब राक्षसों पर हमला करती है। फिर जीव जमीन पर गिरने लगते हैं, पूरी तरह से हार चुके हैं। मजेदार बात यह है कि हीरो पूछता है कि क्या बस इतना ही है उनके पास, जैसे कि यह उसके लिए सिर्फ हल्की ट्रेनिंग हो। इससे भीड़ में बैठे लोग सोचते हैं कि वह जवान लड़का बहुत घमंडी है। वही ऑर्गेनाइजर वेचिंग नतीजे से फिर से हैरान है और इस बार वह फैसला करता है कि उसे वह जोड़ी अपनी टीम में जल्दी से जल्दी चाहिए। तीसरे डिस्ट्रिक्ट का नेता याक्यू आता है और कहता है कि ऐसी अनुभवहीन जोड़ी को लड़ाई के मैदान की पहली पंक्ति में भेजना ठीक नहीं होगा। इस वजह से ऑर्गेनाइजर्स आपस में बहस करने लगते हैं, यह देखने के लिए कि हान जान और शिया युवे की जोड़ी किसे मिलेगी, क्योंकि उन्हें अपनी टीम्स के लिए काम के मददगारों की बहुत जरूरत है। जल्दी ही बाद शिंजेकी चौथे डिस्ट्रिक्ट का नेता कहता है कि उन जगहों में से कोई भी जोड़ी के लिए अच्छी नहीं है। वह कहता है कि सबसे अच्छा यह होगा कि उन्हें अपने ही डिस्ट्रिक्ट में कुछ पुरानी जगहों को खोजने के लिए भेजा जाए। मजेदार तरीके से दूसरे दो नेता लाल बालों वाले शिंजेकी की तरफ मुड़ते हैं और उसे चुप रहने को कहते हैं, लेकिन फिर कमरे का मुखिया बूढ़ा आदमी शोर को रोकता है। वह कहता है कि जो उन्होंने देखा वह अभी भी काफी नहीं था और फैसला करता है कि वह जवान लोगों को एक बार और टेस्ट करेगा, लेकिन इस बार सबसे मुश्किल लेवल पर। उसी कमरे के पीछे हम लाल बालों वाली शाओमे के दादा को देखते हैं। ऑर्गेनाइजर की पसंद से बहुत खुश होता है, सोचता है कि हानजान इसमें कैसा करेगा। अखाड़े में वापस बिल्कुल बीच में एक बड़ा दरवाजा है जिसके सामने एक आदमी खड़ा है। भ्रष्ट जांच करने वाला फिर से कहता है कि बड़े अफसर के फैसले के मुताबिक मुश्किल को सबसे ऊंचे लेवल तक बढ़ाया जाएगा। मुश्किल लेवल 3 पर 10 दूसरे लेवल की छिपकलियां लड़ाई के मैदान में दिखती हैं, साथ में 10 थंडरबर्ड्स भी। भीड़ तुरंत इस नजारे से डर जाती है।
उन राक्षसों के हमले और बचाव के कमाल के तालमेल की वजह से उस लेवल की मुश्किल से निपटना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। हमारा हीरो हंजन लेकिन कहता है कि अब उसे सच में एक सही चुनौती मिलेगी, वह गंभीरता से लड़ पाएगा। भीड़ से सब कुछ देखते हुए वांग लुमाओ कहता है कि जवान हान जॉन बहुत घमंडी है। जीव फिर तेजी से हीरो की तरफ बढ़ते हैं। एक साथ थंडरबर्ड्स एक डरावनी दहाड़ निकालते हैं, लेकिन हमारा हीरो बिल्कुल भी नहीं डरता। अपनी सुनहरी तलवार का इस्तेमाल करके हान जॉन कई स्पिरिचुअल सोल्जर्स को अपने साथ लड़ने के लिए बुलाता है। जैसे ही सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं, वह चिल्लाते हैं कि वह सब राक्षसों को एक साथ खत्म कर देंगे और छिपकलियों पर बहुत सफलता से हमला करते हैं। लेकिन हालत को और खराब करने के लिए थंडरबर्ड्स ने बहुत खतरनाक बिजली की किरणें छोड़ी, जो स्पिरिचुअल वॉरियर्स को खत्म कर देती हैं। जब किरणें उसके करीब पहुंच रही थीं, हीरो सीधे भीड़ के बीच में बढ़ता है, बहुत तेज नारंगी ऑरा निकालते हुए हनजान जीवों की तरफ उछलता है, जिससे भीड़ में सब लोग उस जवान लड़के की बहादुरी से पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। शानदार तरीके से उतरता है और अपनी तलवार शिया युवे को मजबूती से पकड़े हुए हम देखते हैं कि वह छिपकलियों और थंडरबर्ड्स से पूरी तरह घिर जाता है। फिर हानजॉन चिल्लाता है, अपनी रप्चर फॉर्मेशन को चालू करते हुए, और टक्कर से सब जीवों को दूर फेंक देता है। तुरंत बाद सब राक्षस आसमान से गिरते हुए दिखते हैं, पूरी तरह से हारे हुए, हीरो की बहुत बड़ी ताकत पूरे अखाड़े को दिखाते हुए। सब कुछ ध्यान से देखते हुए वैंग लुमाओ सोचता है कि हंजन के अंदर अभी कितनी ताकत छुपी हुई है। देखने वाले कमरे में डिस्ट्रिक्ट के नेता हैरानी से देखते हैं जो उन्होंने अभी देखा था, क्योंकि जोड़ी ने उन सब जीवों को सिर्फ 2 हरकतों में खत्म कर दिया था। कमरे के कोने में बूढ़ा मास्टर अपने मन में सोचता है कि लड़की शिया युवे हीरो के साथ लड़ाई के दौरान उसकी ताकतें बहुत बढ़ गई थीं। बूढ़े मास्टर ने फिर तुरंत अपने नौकर को बुलाया। वह आदमी अपने मास्टर के पास बहुत तेज रफ्तार से पहुंचा, अपनी पूरी वफादारी दिखाते हुए। नौकर ने पूछा कि उस वक्त उसका क्या काम था, और प्रोफेसर ने कहा कि निर्देश ये था कि नौकर की खास ताकत का इस्तेमाल करके लड़के हान जॉन का असली ताकत लेवल पता किया जाए। नौकर ने फिर कहा कि उसने पहले भी टेस्ट के दौरान ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन वह उससे बिल्कुल कुछ भी पढ़ नहीं पाया। नौकर ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा कि शायद यह वही रहस्यमयी मामला था जैसे जवान लिंगजन का। इस जानकारी पर हैरान होकर मास्टर मुड़ा पूछता है कि क्या जांच करने वाले क्रिस्टल ने गलत पढ़ा था, जवान शिया युए के पास जो बहुत बड़ी ताकत थी उसकी वजह से। नौकर ने जवाब दिया कि यह सच में हो सकता है, लेकिन मास्टर छुतोंग को पूरी हालत बहुत अजीब लगी। बूढ़े आदमी ने कहा कि लिंगजन का हानजान से जल्दी मिलना जरूरी था, लेकिन अभी भी एक सवाल था जो प्रोफेसर को बहुत परेशान कर रहा था, जिसने नौकर से पूछा कि उन 2 जवान लोगों के बीच के कॉन्ट्रैक्ट की स्पिरिचुअल टैलेंट का नाम क्या था। बहुत गंभीरता से नौकर ने अपने मास्टर को बताया कि उनकी ताकत का नाम शन नुंग्स ट्राइपॉड था। सीन फिर अखाड़े में हीरो के पास वापस आती है। जांच करने वाला पूछता है कि क्या हनजान पक्का है कि वह अगले चुनौती में जा सकता है। 1 सेकंड भी बिना हिचकिचाए जवान लड़के ने जवाब दिया कि वह पक्का है। अचानक अखाड़े में लेवल 4 की एक भीड़ दिखी, पोर्टल से निकलते हुए और गुस्से से दहाड़ते हुए। एक बहुत बड़ा कनखजूरा हमारे हीरो की तरफ बढ़ा, लेकिन हान जॉन ने आसानी से उस खतरनाक हमले से बचाव किया। तुरंत बाद वह जवान लड़का अपनी जादुई तलवार सियायुए के जरिए एक बहुत ज्यादा संगीतमयी ताकत निकालने लगा। एक तेज हरकत से हीरो ने अपने सामने के सब जीवों को बिना किसी रहम के खत्म कर दिया। फिर भी कई राक्षस बिना रुके पोर्टल से निकलते रहे, लेकिन हानजान ने फैसला किया कि वह देखेगा कि यह चुनौती उसके सबसे ऊंचे लेवल को कहां तक ले जा सकती है। उसने फिर अपनी ताकत से एक तूफान बनाना शुरू किया, जो अपने रास्ते में सब कुछ बहा ले गया। जल्दी ही बाद वह जवान लड़का भीड़ के खिलाफ जीत गया और चुनौतियों में आगे बढ़ता रहा, सीधे लेवल 9 तक पहुंच गया। लड़ाई के बाद सब जीव हानजान के आसपास बिखरे पड़े थे, उस जवान लड़के की बहुत ज्यादा ताकत से पूरी तरह हारे हुए। उसी वक्त जांच करने वाले ने कहा कि हानजॉन पहले ही लेवल 9 तक पहुंच चुका था और टेस्ट को वहीं रोक सकता था, लेकिन कमाल की बात यह है कि हीरो ने ऐलान किया कि वह मुश्किल लेवल 10 तक जाना चाहता है। इस फैसले ने चश्मे वाले जांच करने वाले को, जो उसने अभी सुना था, उस पर पूरी तरह हैरान कर दिया। पास में भीड़ ने सोचा कि यह नामुमकिन था, क्योंकि हान जॉन ने अभी अभी अपनी ताकत जगाई थी और पहले ही एकेडमी में कभी न देखे गए लेवल को चुनौती देना चाहता था। सीन फिर पहले डिस्ट्रिक्ट के नेता वेचिंग पर आती है। उसने कहा कि वह खुद सिर्फ 9वें लेवल तक पहुंच पाया था जब वह अपनी सबसे ऊंची ताकत पर था। एक वीडियो दिखाई दी, याद दिलाते हुए जब नेता वेचिंग ने यह बड़ा काम किया था। अगर हमारा हीरो 10वें राउंड में जीत जाता तो वह पूरी एकेडमी के लिए एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ देता। इस वजह से पहले और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के नेता आपस में लड़ने लगे, उस खास ताकत को अपनी अपनी टीम्स के लिए पक्का करना चाहते थे। लिन जिंगशुएन ने होशियारी से अपने चश्मे नीचे किए, लड़के के लिए लड़ने की तैयारी करते हुए। फिर लिन जिंगशुएन एक बैंगनी ऑरा निकालने लगा, जोर से कहता है कि उन्हें इस झगड़े को अभी एक लड़ाई से खत्म करने से कोई नहीं रोक सकता। अखाड़े में वापस आकर सफेद बालों वाले जांच करने वाले ने ऐलान किया कि वह हीरो को आगे बढ़ने से नहीं रोकेगा, लेकिन चेतावनी दी कि उसकी थकावट वाली हालत में हान जॉन जीत नहीं पाएगा। हमारे हीरो ने फिर बस एक पल ठीक होने के लिए मांगा। जांच करने वाले ने बात समझ ली, लेकिन चेतावनी दी कि खेल के नियमों के मुताबिक यह छुट्टी 5 मिनट से ज्यादा नहीं हो सकती। जांच करने वाले को बीच में रोकते हुए लड़के ने कहा कि उसे आराम करने के लिए सिर्फ एक गाने जितना समय चाहिए।
तुरंत हान जान के लिए बहुत तेज ठीक होने की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिससे स्टैंड्स में सब लोग पूरी तरह हैरान रह गए। इससे देखने वालों को एहसास हुआ कि भले ही हीरो और उसकी तलवार शिया युए अपनी नई ताकतों में बहुत अलग थे, उनका साथ बस कमाल का था। अब ऑफिस में वापस डिस्ट्रिक्ट के नेताओं के बीच झगड़ा बढ़ता जा रहा था, यह देखने के लिए कि स्टूडेंट जोड़ी किसे मिलेगी। कमरे के कोने में किसी ने जोर से खांसा, सब शोर के बीच ध्यान खींचने के लिए। यह लिू जिंगचुन था, 5वें डिस्ट्रिक्ट का नेता। उसने सवाल किया कि क्या दूसरे सच में लड़के को लड़ाई के लिए इस्तेमाल करेंगे, भले ही हानजान चोट ठीक करने और ऊर्जा लेने में इतना अच्छा था। नेता वेइचिंग और लिंजिंग स्वान ने लिू जिंगचुन की तरफ देखा, पूछते हैं कि क्या वह भी उस होशियार स्टूडेंट के लिए लड़ना चाहता है। लिू ने जवाब दिया कि हाँ, क्योंकि वह लड़का लड़ाई के मैदान में मौतों को बहुत कम कर देगा। लेकिन 5वें डिस्ट्रिक्ट के नेता को उन 2 मास्टर्स ने जल्दी से रोक दिया, जिन्होंने माना कि यह बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे ही शारीरिक झगड़ा शुरू होने वाला था, प्रोफेसर ली ने बहस में दखल दिया ताकि सबको एक बात बहुत साफ कर सके। मास्टर ने समझाया कि सब 8 डिस्ट्रिक्ट्स की जिम्मेदारियां और योगदान पहले से ही बहुत अच्छे से तय थे। पहला डिस्ट्रिक्ट फैसले वाली लड़ाइयों पर ध्यान देता था, दूसरा रणनीति संभालता था, तीसरा इलाका बढ़ाने में काम करता था और चौथा खोजबीन और जानकारी इकट्ठा करने में लगा हुआ था। फिर 5वां डिस्ट्रिक्ट इलाज के लिए जिम्मेदार था, छठा निगरानी पर काम करता था, 7वां समुंदर पार करता था और आखिरी डिस्ट्रिक्ट गुप्त कामों का जिम्मेदार था। एक साथ 8 डिस्ट्रिक्ट्स ने डाक्सिया का बड़ा स्तंभ बनाया और पूरी दुनिया में व्यवस्था बनाए रखी। प्रोफेसर ली ने यह भी बताया कि उसने अक्सर एक 9वां डिस्ट्रिक्ट बनाने के बारे में सोचा था, लेकिन उसने कभी इस विचार पर काम नहीं किया। सीन फिर एक बहुत बड़े जीव पर आती है जो दूर घने धुएं के बीच जोर से दहाड़ रहा है। उस जीव का नाम जर्ग था, एक लेवल 3 का राक्षस जिसे सब फ्लेमिंग बीस्ट के नाम से जानते थे। प्रोफेसर ली ने समझाया कि अगर लड़का उस राक्षस के खिलाफ 3 मिनट तक लड़कर जिंदा रह पाता है तो 10वां राउंड पूरी तरह सफल माना जाएगा। अचानक फ्लेमिंग बीस्ट एक बहुत ही ताकतवर दहाड़ निकालता है। इस दहाड़ से निकली लहर अखाड़े में फैल जाती है, कई लोगों को हवा में उड़ा देती है। भीड़ के बीच लोग सवाल करने लगते हैं कि वह जवान लड़का वहां क्यों खड़ा है, ऐसे खतरनाक जीव से सीधी लड़ाई करना चाहता है। उसी पल हान जॉन और सिया युवे के बीच एक प्यारा सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो अपनी तलवार से पूछता है कि क्या वह आगे आने वाली चीज के लिए तैयार थी। बिना हिचकिचाए हान जॉन बहादुरी से उस बहुत बड़े राक्षस की तरफ बढ़ता है, जो पहले से ही उन्हें अपनी पूरी ताकत से कुचलने के लिए तैयार था। लेकिन जर्ग जीव तुरंत जवाब देता है, अपना बहुत बड़ा मुंह खोलता है और एक बहुत बड़ा आग का गोला फेंकता है। आग का गोला जो हवा को चीरते हुए सीधे उस जवान लड़के की तरफ आता है। हमारा हीरो मुश्किल से उस खतरनाक हमले से बच जाता है, आखिरी सेकंड में तेजी से अपने शरीर को एक तरफ झुकाते हुए। हन जॉन के बिल्कुल पीछे अखाड़े में एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जो उस जीव के आग के हमले के भयानक असर से हुआ था। हान जॉन फिर इस छोटे मौके का फायदा उठाता है और अपनी सारी माना अपनी तलवार में इकट्ठा करता है, अपनी ताकत को एक तेज पलटवार के लिए तैयार करता है। समय बर्बाद किए बिना वह जवान लड़का उछलता है और जमीन से थोड़ा ऊपर तैरता है, जोर से चिल्लाता है ताकि अपने आसपास की सारी ताकत इकट्ठा कर सके। उससे इतनी ताकत निकलती है कि हवा का झोंका भीड़ में बैठे एक गंजे आदमी का विग भी उड़ा देता है। पास की लड़कियां भी ऐसी ताकत के बहुत बड़े दबाव से बच नहीं पाती और उन्हें कस के पकड़ना पड़ता है ताकि वह उड़ न जाएं। उस सारी इकट्ठी की हुई ताकत के साथ हान जॉन एक केंद्रित हवा का हमला सीधे उस बहुत बड़े राक्षस पर करता है। तुरंत उसके सामने एक बहुत बड़ा तूफान बनने लगता है, जो तेजी से और गुस्से से घूमता है। जर्ग राक्षस उस हवा के हमले की बहुत ज्यादा ताकत महसूस करने लगता है और जल्दी ही समझ जाता है कि वह ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा। फिर हमें बस जर्ग का कमाल का नजारा दिखता है, जो ऊंचा हवा में उछल जाता है, एक मामूली गुड़िया की तरह घूमता हुआ। जैसे ही वह बेकाबू होकर उड़ता है, फ्लेमिंग बीस्ट अपनी आखिरी दहाड़ निकालता है निराशा में, अपने पक्के अंत से पहले। कुछ ही पलों में वह बहुत बड़ा राक्षस हवा की बहुत ज्यादा ताकत से पूरी तरह बर्बाद हो जाता है, सिर्फ छोटे टुकड़े हवा में उड़ते हुए रह जाते हैं। भीड़ में लोग देखते हैं उस जवान लड़के ने जो बहुत बड़ी ताकत दिखाई है, ऐसे पागलपन वाली चुनौती को पूरा करने में, उससे पूरी तरह हैरान है। बहुत जलन के बावजूद लाल बालों वाली शाओमे और उसका नया पार्टनर वांग लुमाओ भी हीरो के काम से साफ तौर पर हैरान है। हमले के बाद हान जान खुद सोचता है कि इतने ऊंचे लेवल की चुनौती को बनाए रखना भविष्य में उसके शरीर के लिए पक्का बुरे नतीजे लाएगा। अचानक हीरो के आसपास की वर्चुअल दुनिया बिगड़ने लगती है, उस लड़ाई सिमुलेशन के ऑफिशियल अंत का इशारा करते हुए। उसी पल एक रहस्यमयी आदमी सीन पर आता है, कहता है कि वह बहुत खुश है कि हान जॉन ने पूरी चुनौती पास कर ली और अगले स्टेज तक पहुंच गया। जब लड़का पूछता है कि वह अजनबी कौन है, तो वह आदमी शांति से अपना परिचय लिन जिंगशुएन के रूप में देता है। कहता है कि वह उस इलाके में एक बहुत खास इंसान है। वह रहस्यमयी आदमी समझाता है कि वह एक डिस्ट्रिक्ट का जिम्मेदार है और बिना घुमाए फिराए उस जवान लड़के से एक सीधा और मुश्किल सवाल पूछता है। लिन जिंगशुएन जानना चाहता है कि लड़ाई कौन जीतेगा और हनजियांग कहता है कि जर्ग्स शायद जीत सकते हैं, लेकिन इंसान कभी नहीं हारेंगे। वह जवान लड़का सीधे जवाब देता है कि वह हर कीमत पर इससे रोकने के लिए लड़ेगा, ताकि सब लोग शांति और खुशहाली में जी सकें। यह ईमानदार जवाब सुनकर उन दोनों के पास खड़ा कोई उस जवान लड़के के लिए बहुत उत्साह से ताली बजाने लगता है।
यह एक बूढ़ा आदमी था जो पास आता है और पूछता है कि क्या वह जवान लड़का उसका चेला बनना चाहेगा, जबकि लिन जिंगशुआन उसका परिचय मास्टर ली के रूप में देता है। उसे देखते ही हीरो तुरंत समझ जाता है कि यह मशहूर और इज्जतदार ली शूतोंग है, डाक्सिया के सबसे ताकतवर परिवार का मुखिया। जल्दी ही हम 100 साल पहले की बूढ़े आदमी की कहानी देखते हैं, जब 3 जर्ग एम्परर्स डाक्सिया को बर्बाद करने के लिए इकट्ठे हुए थे। लेकिन उस लड़ाई के सबसे मुश्किल पल में ली शुतोंग ने अकेले ही 3 राक्षसों के खिलाफ लड़ाई की, उन्हें मार दिया और डाक्सिया को पूरी तबाही से बचाया। अब इस वक्त में वापस हान जॉन पूछता है कि क्या मास्टर सच में उसे अपना चेला बनाना चाहेंगे, और ली शुतोंग हाँ कहता है। फिर हान जॉन इज्जत से उनका अभिनंदन करता है। एक जिंदा लेजेंड से ट्रेनिंग पाने के इस अनोखे सम्मान के लिए बहुत शुक्रगुजार है। वहां मौजूद सब स्टूडेंट्स में से वह जवान लड़का ही था जो बूढ़े आदमी के ट्रेनिंग के लिए मुश्किल पसंद के लिए सबसे ज्यादा सही था। लेकिन क्योंकि यह पहली बार था जब वह मास्टर और चेले के रूप में मिले थे, ली शुतोंग उसे सिर्फ एक अंगूठी तोहफे में देता है। असल में यह एक खास चीज है जो एक इन्वेंटरी की तरह काम करती है, जो एक जर्ग एम्परर की हड्डियों से बनाई गई थी जिसे बूढ़े आदमी ने सालों पहले मारा था। इसके अलावा बूढ़े मास्टर कहते हैं कि अंगूठी में एक जानलेवा और तबाह करने वाली ऑरा है। हमारे हीरो को इस नई चीज के साथ सावधान रहने की चेतावनी देते हैं। दूसरी तरफ यह एक ऐसी चीज है जो कम लेवल के जर्ग्स को डराती है, लेकिन इसके उल्टा ये ऊंचे लेवल के जर्ग्स को इस्तेमाल करने वाले के प्रति बहुत ज्यादा गुस्से वाला बना देती है। वह चेतावनी देते हैं कि अगर जवान लड़का चाहे तो उसे इसका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा हीरो पूरे यकीन से कहता है कि वह खतरा मोल लेता है और अंगूठी रखना चाहता है। सीधे तौर पर नहीं, मास्टर कहते हैं कि वह खुश हैं कि उनका नया चेला डरपोक नहीं है, जबकि चश्मे वाले जांच करने वाले पर मजाक भरी नजर डालते हुए। तुरंत बाद नए मास्टर स्टूडेंट हान जॉन और उसकी पार्टनर शिया युए दोनों को एग्जाम में उनके खास काम के लिए बधाई देते हैं और उन्हें कुछ खाने के लिए बुलाते हैं। उसके बाद वह सीधे एक रेस्टोरेंट में जाते हैं अखाड़े में मिली बड़ी जीत का जश्न मनाने के लिए और नए चेले को अपनाने का। उनके पहुंचने पर मास्टर ली शुतोंग ने ऐलान किया कि उसने कुछ खास लोगों को उनके साथ आने के लिए बुलाया था ताकि जोड़ी बड़े लोगों से बेहतर तरीके से मिल सके। फिर लिन जिंगशुआन ने जोड़ी से अपना परिचय दिया, बताया कि वह दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लड़ाई वाले इलाके का जिम्मेदार था। बाद में उन्हें पता चला कि वहां मौजूद सब लोग लड़ाई के साथी थे। तीसरे डिस्ट्रिक्ट से ये क्यू, चौथे से शन जेकी और आखिर में 5वें डिस्ट्रिक्ट से लिu जिंगचुन। हमारा हीरो सबका वहां होने के लिए नम्रता से शुक्रिया करता है, लेकिन चिकने बालों वाले लाल बालों वाले नेता ने कहा कि शुक्रिया की जरूरत नहीं है क्योंकि वह सब परिवार की तरह थे। बदकिस्मती से कुछ लोग डिनर पर नहीं आ पाए, जैसे 6वें डिस्ट्रिक्ट का नेता जो सीमा पर पहरा दे रहा था और 7वें का नेता जो देश से बाहर था। लेकिन जैसे ही वह 8वें डिस्ट्रिक्ट के नेता के बारे में बात करने वाले थे, कुछ अनोखा हुआ। हैरानी की बात यह है कि 8वां नेता रेस्टोरेंट में अचानक कहीं से भी दिखा। कहता है कि वह बस थोड़ा देर से आया था, लेकिन चेतावनी दी कि वह ज्यादा देर रुक नहीं सकता। जल्दी से उसने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया अगर हमारा हीरो जानलेवा खतरे में पड़ जाए, लेकिन सावधान किया कि हानजान को इसका इस्तेमाल करने का सिर्फ एक मौका मिलेगा। और जितनी तेजी से वह आया था, वह आदमी एक पलक झपकते ही सीन से गायब हो गया, जिससे सब लोग उसकी रफ्तार से हैरान रह गए। इससे हानजान 8वें नेता की अनोखी और रहस्यमयी शख्सियत से पूरी तरह हैरान हो गया। उसी वक्त लिन जिंगशुआन ने उस जवान लड़के को एक डिब्बा दिया जिसमें उसके और उसके भाइयों के तोहफे थे। कई तरह के सामान, कपड़े और ताकतों से भरा हुआ था ताकि जोड़ी की मदद हो सके। हमारा हीरो बहुत खुश था और डिस्ट्रिक्ट मास्टर्स का उनके बड़े तोहफे के लिए दिल से शुक्रिया किया। लेकिन जश्न का माहौल तब टूट गया जब एक मोटी बूढ़ी औरत रेस्टोरेंट में घुस आई, चिल्लाते हुए कहती है कि वह उसके बिना खाना खा रहे थे। छिया युए पूरी तरह हैरान और बहुत शर्मिंदा थी यह जानकर कि उसकी अपनी मौसी ऐसी पब्लिक में तमाशा कर रही थी। बूढ़ी औरत ने बहुत बदतमीजी से कहा कि वह जवान लड़की आमतौर पर घर पर खाना खाती थी और उस पर इल्जाम लगाया कि वह अब अपनी ताकतें जगाने के बाद मजा करने के लिए भागने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उस जवान औरत को खुद को समझाने का मौका दिए बिना ही वह औरत गुस्से से आगे बढ़ी। सबके सामने शियायुए के चेहरे पर थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन वार लगने से पहले हमारे हीरो ने जल्दी से काम किया और बूढ़ी औरत का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। हमले को रोकते हुए बिना हिचकिचाए मौसी ने अपना हाथ जोर से खींचा। लड़के पर चिल्लाते हुए कहती है कि उसे तुरंत छोड़ दे और उसके मामलों में दखल न दे। जोर से चिल्लाते हुए बूढ़ी औरत ने दावा किया कि जवान हनजोन सिर्फ लड़की की ताकत का इस्तेमाल करके उसे अपने काबू में करना चाहता था और पैसे मांगे। कहती है कि उसने लड़की को पालने में बहुत पैसा लगाया था। छिया युवे पूरी हालत और औरत की हिम्मत से बहुत गुस्से में थी कि उसने रेस्टोरेंट में ऐसा तमाशा किया। अचानक लड़की गुस्से में आ गई, चिल्लाते हुए कहती है कि बस हो गया और वह और बकवास नहीं सुन सकती। लेकिन बूढ़ी औरत ने और भी बदतमीजी से ऐलान किया कि लड़की ने हद पार कर दी थी और बहुत बदतमीज थी, जो मजेदार बात थी क्योंकि उसने खुद उसे पाला था। अपना तमाशा जारी रखते हुए वह चिल्लाई कि चौथे डिस्ट्रिक्ट का मामा अपनी भतीजी की बदतमीजी से निराश होगा, वहां मौजूद सबको धमकाते हुए। टेबल पर बैठे नेताओं ने हैरानी से एक दूसरे को देखा और सवाल किया कि यह चौथे डिस्ट्रिक्ट का मामा कौन हो सकता है जिसका वह औरत बार बार जिक्र कर रही थी। पूरी तरह बदतमीजी से बूढ़ी औरत चिल्लाई, पूछती है कि वह जवान लड़का खुद को क्या समझता है जो उसका हाथ पकड़े हुए है।
उसने मास्टर ली शुतोंग की तरफ उंगली भी उठाई। नफरत से पूछती है कि क्या वह हीरो का दादा है जो बिल भर रहा था। बूढ़ी औरत ने चेतावनी दी कि अगर वह सच में जोड़ी को ले जाना चाहता है तो उसे सोना, एक घर और एक गाड़ी से भुगतान करना पड़ेगा। तीसरे, चौथे और पांचवें डिस्ट्रिक्ट से अपने रिश्तेदारों को बुलाने की धमकी देते हुए ताकि हालत को ठीक किया जा सके। ऐसी पागलपन के लिए और सब्र न होने पर बूढ़े मास्टर ने नेताओं से कहा कि जल्दी से काम करें और इस पागल औरत को चुप कराएं। पूरी निराशा में जवान लड़के तुरंत फोन करने लगे, जानना चाहते थे कि सिक्योरिटी ने इस औरत को उनके डिस्ट्रिक्ट्स में कैसे घुसने दिया। बूढ़ी औरत ने एक बार फिर धमकी दी, कहती है कि उसे वहां किसी से डर नहीं लगता क्योंकि उसके बहुत ताकतवर जान पहचान वाले थे जो उनसे निपट लेंगे। उसी पल औरत का फोन जोर से बजा, रेस्टोरेंट के बीच में उसके शोर शराबे को रोकते हुए। कॉल उठाते ही उसे दूसरे छोर से एक बहुत बड़ी डांट पड़ी, जिसने उसे बताया कि आज से उनके परिवार अब रिश्तेदार नहीं थे। अब अपने चेहरे पर ठंडी मुस्कान के साथ मास्टर ली ने सवाल किया कि वह ताकतवर जान पहचान वाले कहाँ थे जिनका उसने उनसे निपटने का दावा किया था। लाइन के दूसरे छोर से मामा न्यू ने चेतावनी दी कि उसे इस गड़बड़ में शामिल न करे और औरत से कहा कि उसे जोड़ी को अकेला छोड़ देना चाहिए क्योंकि हान, जॉन और शाओयुए बड़े नेताओं द्वारा सुरक्षित थे। झटका इतना बड़ा था कि फोन जमीन पर गिर गया। साथ ही मौसी भी गिर गई, जो उसने अभी सुना था उस पर पूरी तरह हैरान थी। कोई रास्ता न देखकर और पूरा तमाशा देखते हुए रेस्टोरेंट के सिक्योरिटी गार्ड्स ने जल्दी से काम किया और औरत को जबरदस्ती जगह से हटा दिया, जबकि वह जमीन पर और लोगों के सामने तमाशा करती रही। मास्टर ली चिल्लाने से पूरी तरह सब्र खो चुके थे। औरत पर एक दबाव वाला हमला किया, जो सिर्फ बेचैनी से चिल्लाई जब उसे बाहर घसीटा जा रहा था। इस अफसोसनाक घटना के बाद सीआईयूए ने सबसे माफी मांगी। अपनी मौसी के गलत रवैये से साफ तौर पर शर्मिंदा और दुखी थी। लेकिन मास्टर ली शुतोंग ने उस जवान औरत को तसल्ली दी। कहते हैं कि क्योंकि उसके माँ बाप नहीं थे, उसकी नई फैमिली अब वह लोग होंगे, हान जान, उसके लड़ाई के साथी और उसका नया दादा ली। उस जवान औरत और हमारे हीरो को अपने साथ रहने के लिए बुलाते हुए वह जवान औरत जज्बात में आंखों में आंसुओं के साथ निमंत्रण स्वीकार करती है। बहुत समय बाद पहली बार अपनापन महसूस करती है। माहौल हल्का हो जाता है और वह सहमत होते हैं कि अब कोई रस्मियत की जरूरत नहीं है, तो सब लोग अब खाना खाने बैठ जाते हैं जब शोर शराबा खत्म हो गया है। उसके बाद मास्टर हमेशा की तरह सोच समझकर जोड़ी को सिखाने लगते हैं कि खास पकवान कैसे खाते हैं, अलग अलग तरह के शिकारियों से तुलना करते हुए। हमारा हीरो फिर पूछता है कि वह किस तरह का खाना होगा, पकाया हुआ, धीरे धीरे भुना हुआ या उबला हुआ। बूढ़ा आदमी जवाब देता है कि उसे नहीं पता, क्योंकि सबका अपना रास्ता होता है। इससे लड़का इस बात पर बहुत गहराई से सोचता है। अचानक बूढ़ा आदमी देखता है कि उसका खाना गायब हो गया है। हम देखते हैं कि जवान शिया युए ने अपने मास्टर हान जान के लिए खाना ले लिया है। इससे लड़का बहुत खुश होता है, कहता है कि उनका रिश्ता कमाल का होगा अगर ये ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद लिन जिंगशुआन समझाता है कि अगर वह साथ में आराम करते हैं तो पार्टनर ऊंचे लेवल के स्पिरिट मास्टर्स को खास और अनोखी ताकतें दे सकता है। इन खास ताकतों में से एक ये है कि स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर्स दो अलग अलग रूप ले सकते हैं, एक इंसानी और दूसरा एक ताकतवर हथियार के रूप में। यह समझाने के लिए वह बताता है कि नेताओं की पत्नियां इस वक्त उनकी जगह सीमा पर जीवों के खिलाफ बहादुरी से लड़ रही हैं। लेकिन लिन जिंगशुआन एक मजेदार बात बताता है, समझाता है कि उन्हें ऐसे अलग अलग लड़ने के लिए जोड़ी को पहले कॉन्ट्रैक्ट के रिश्ते को मजबूत करने के लिए ज्यादा करीबी रिश्ता बनाना होगा। जब हमारे हीरो से पूछा जाता है कि उसने ई रैंक का पार्टनर क्यों चुना, तो हीरो अपनी खास ताकत और कैसे कॉन्ट्रैक्ट अनंत संभावना वाले एसएसएस रैंक में बदल जाता है, यह समझाता है। नेता इस बात से पूरी तरह हैरान है, सोच रहे हैं कि क्या ऐसी अनोखी ताकत सच में होती है, क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसी कोई चीज सुनी थी। हमारा हीरो अपनी बात जारी रखता है, कहता है कि वह कभी भी कोई भी पार्टनर नहीं चुनेगा अगर उससे ऐसी ताकतवर छुपी हुई डिविनिटी को बाहर न निकालना हो। हीरो का बूढ़ा मास्टर फिर उसे गंभीरता से चेतावनी देता है कि इसके बारे में कभी किसी और को न बताए। बात बदलते हुए इलाके के नेता मास्टर को बताते हैं कि ग्रेट सिया का इलाका जर्ग्स के खिलाफ 20% बढ़ गया है। यह सुनकर बूढ़ा मास्टर बहुत उत्साहित हो जाता है और ग्रुप के साथ टोस्ट करने के लिए एक ग्लास उठाता है। डिनर को अच्छे से खत्म करते हुए वह आपस में एक खुशनुमा टोस्ट करते हैं, उज्जवल भविष्य का जश्न मनाते हुए। दिन के अंत में जश्न के बाद बूढ़ा ली जोड़ी को उनके नए घर तक छोड़ने जाता है ताकि वह आराम कर सकें। हमारा हीरो अपने मास्टर से मजाक करता है, पूछता है कि क्या वह रेस्टोरेंट में इतना पीने के बाद पहले ही नशे में था। लेकिन बूढ़ा आदमी दिल खोलकर हंसता है, दिखाता है कि वह बिल्कुल ठीक है और पूरी तरह होश में है। घर के अंदर आते ही हान जॉन चुप रह जाता है, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि बूढ़े आदमी के पास उस शहर में इतना शानदार महल होगा। फिर बूढ़ा आदमी एक पुरानी यादों वाली नजर के साथ कहता है कि इसकी वजह यह है कि यह घर बिल्कुल उस जगह पर है जहां उसकी पत्नी ने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी थी। हीरो इस जानकारी से हैरान है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि मास्टर शादीशुदा थे और मासूमियत से पूछता है कि क्या उनकी पत्नी घर में ही थी। लेकिन मास्टर अपनी आंखों में गहरी उदासी के साथ जवाब देते हैं कि उनकी प्यारी पत्नी बहुत पहले मर चुकी थी। यह उस महान पौराणिक लड़ाई के दौरान हुआ था जर्ग्स के खिलाफ, और दुनिया गलत तरीके से सिर्फ ली शुतोंग को विजेता के रूप में याद करती है, उसकी कुर्बानी को पूरी तरह भूलकर।
हमारा हीरो अपने मास्टर के दर्द को गहराई से महसूस करता है और समझता है कि उसे उनके बारे में नहीं पूछना चाहिए था, एक इतने पुराने जख्म को छूते हुए। बूढ़ा आदमी फिर हानजान को सलाह देता है कि वह अपनी साथी के साथ अच्छा व्यवहार करे जब तक वह उसके पास जिंदा है, क्योंकि शिया युवे एक बहुत खास इंसान है और हीरो के स्पिरिट का दूसरा आधा हिस्सा है। लड़का फिर इज्जत से मास्टर से उनकी पत्नी का नाम पूछता है। कहता है कि अगर कोई अभी भी उसका नाम याद रखता है तो उसे इतिहास से कभी नहीं भुलाया जाएगा। बूढ़ा आदमी जज्बाती होकर मुस्कुराता है और बताता है कि उसके जीवन के प्यार का नाम लिंग में था। वह बताता है कि यह एक पौराणिक लड़ाई थी जहां उसने एक कीड़े को मारा था, लेकिन दूसरे दो के खिलाफ लड़ाई के दौरान वह मर गई, इस बात पर जोर देते हुए कि डाक्सिया को खत्म होने से बचाने का सम्मान उसे मिलना चाहिए। मुड़ते हुए बूढ़ा आदमी कहता है कि अब उन्हें सोना चाहिए। घंटों बाद बूढ़ा आदमी पिछवाड़े में बैठा है, सितारों को देखता हुआ, गहरी सोच में डूबा हुआ, अपनी प्यारी पत्नी को प्यार से याद करता हुआ। उसी पल जोड़ी अपने मास्टर का साथ देने के लिए दिखती है, उनके अचानक आने से उसे चौंकाते हुए। जोड़ी कहती है कि वह बूढ़े आदमी का साथ देंगे क्योंकि उनकी पत्नी अब उनके बीच नहीं थी, और इससे मास्टर को अपनी और अपनी पत्नी की याद आती है जब वह जवान थे। वह आदमी फिर कहता है कि अब हीरो के लिए बाकी क्वान नाम की मार्शल आर्ट में ट्रेनिंग शुरू करने का समय है। कहता है कि यह लड़के को और ताकतवर बनाने के लिए है। अचानक एक पागलपन वाली दहाड़ के साथ मास्टर ली एक पेड़ को दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। सिर्फ अपनी ताकत की हद दिखाने के लिए वह लड़के को समझाते हैं कि 8 बॉडी लॉक्स कैसे काम करते हैं, जो छिपे हुए बिंदु हैं जिन्हें खोलने पर इंसानी शरीर अपनी सबसे ऊंची क्षमता तक पहुंच सकता है। तेजी से हीरो बूढ़े आदमी द्वारा किए गए आसान हरकतों की नकल करने लगता है, जैसे कि लड़के को पहले से ही उस ताकत की बहुत अच्छी जानकारी हो। वही ताकतवर ऊर्जा उसके शरीर में बहने लगती है, अपने टीचर को हैरान करते हुए, जिसने उम्मीद नहीं की थी कि लड़का इतने कम समय में उस ताकत में पूरी महारत हासिल कर लेगा। लेकिन जब वह ट्रेनिंग करता है, ली चुतोंग लड़के को सिखाने का फैसला करता है कि असली लड़ाई प्रैक्टिस में कैसी होती है, 8 बॉडी लॉक्स ताकत का इस्तेमाल करते हुए। और फिर कमाल की रफ्तार से मास्टर ली शुतोंग उस जवान लड़के की छाती पर सीधा मुक्का मारते हैं, उसे कई मीटर दूर उड़ा देते हैं। अब हमारा हीरो जमीन पर पड़ा है, दर्द से चिल्लाता हुआ, जबकि बूढ़ा आदमी उसे घमंडी न होने को कहता है। इसी बीच बूढ़ा आदमी साफ तौर पर खुश और संतुष्ट है कि आखिर में वह अपने नए चेले को एक कीमती सबका दे पाया। दूसरी तरफ हान जुन असली खतरा समझते हुए बेचैनी से अपने मास्टर से मिन्नतें करता है कि भविष्य की ट्रेनिंग सेशंस में इतने हिंसा वाले ना हो। अगली सुबह चिंगतेंग एकेडमी में वापस जोड़ी साथ चलती है जब जवान शिया युवे पूछती है कि क्या उसका चेहरा बहुत दुखा था। लड़का जवाब देता है कि उसे बहुत समय हो गया था ऐसा कुछ महसूस किए हुए। लेकिन आधे रास्ते में वह कॉरिडोर में कुछ बेवकूफ लड़कों के ग्रुप से मिलते हैं। यह वांग लुमाओ है, उस घमंडी लाल बालों वाली शाओमी का चमचा। वह दिखता है, अखाड़े में मिली सफलता पर उस जवान लड़के के चेहरे पर हंसता है, उसका मजाक उड़ाता है कि उसके पास इतना कम रैंक वाला और कमजोर साथी है। हैरान मासूम शिया युए उन अपमानों का मतलब नहीं समझती, लेकिन हमारा हीरो जल्दी से समझाता है कि वह लड़का सिर्फ ध्यान खींचने वाला एक बेवकूफ है। उसके तुरंत बाद वह दोनों लड़के को नजरअंदाज करते हैं और साथ में डायरेक्टर के ऑफिस में घुसते हैं। डायरेक्टर ने गंभीरता से हनजुन और शिया युए को बताया कि वह ऑफिस में मिलने वाले थे, कि उन्हें लड़ाई की पहली पंक्ति में जाना होगा शहर को बचाने में मदद करने के लिए। तुरंत उसने उन्हें ऑफिशियल लिखित सूचना दी और निर्देश दिया कि वह जल्दी से जल्दी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी ड्यूटी पर रिपोर्ट करें। यह सुनकर हीरो हान जॉन को अचानक मिले इस आदेश से थोड़ी घबराहट महसूस हुई और डायरेक्टर ने माना कि मिशन मुश्किल था। यह स्वीकार किया कि उसने फैसला बदलने की कोशिश की थी लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन कोई भी चीज हमारे हीरो के इरादे को हिला नहीं सकती थी और उसने पक्के तरीके से कहा कि यही वह रास्ता था जो उसे और ताकतवर बनने के लिए लेना था। बाद में जब वह कमरे से निकले तो बदमाश ने उसे फिर से उकसाया। कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हीरो कितना ताकतवर है, क्योंकि उससे बेहतर लोग थे और ऐसे नियम थे जिन्हें किसी भी हालत में तोड़ा नहीं जा सकता था। उसी पल अब कॉरिडोर में आमने सामने बेवकूफों का ग्रुप जोड़ी पर लगातार हंसते और मजाक उड़ाते रहे। इसी बीच हमारा हीरो हान जॉन ने एक गंभीर और ठंडा चेहरा बनाए रखा। उसने पहले ही फैसला कर लिया था कि वह जल्दी ही उस बदतमीज कीड़े का अंत करेगा। फिर हान जॉन को उकसाने की कोशिश में बदमाश वांग ने झूठ बोला, दावा किया कि उसने पूरी रात लाल बालों वाली शाओमी के साथ गुजारी थी और उसकी ताकत दुगनी हो गई थी, हीरो को उसी वक्त लड़ाई के लिए चुनौती देते हुए। बिना हिचकिचाए उन दोनों ने समय बर्बाद नहीं किया और बिना नतीजे सोचे सीधे और हिंसा वाले टकराव में उतर गए। फिर वह आगे बढ़े और अपने मुक्कों को बहुत जोर से टकराया, कॉलेज के कॉरिडोर में एक बड़ी लहर पैदा करते हुए। लेकिन बदमाश का हाथ हीरो की बहुत बड़ी ताकत से टकराते ही तुरंत टूट गया। जोर से चिल्लाते हुए और बच्चे की तरह रोते हुए वह जवान लड़का कमजोर हो गया। मौके का फायदा उठाते हुए हीरो हान जॉन ने उस बेवकूफ पर एक और वार किया। उसने फिर दुश्मन के चेहरे पर एक और बुरी तरह से मुक्का मारा ताकि लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म कर सके। नतीजे के तौर पर बदमाश यी फैन ठंडी जमीन पर पूरी तरह बेहोश होकर गिर गया। उससे ज्यादा मिली मार खाने के बाद जोड़ी फिर सीन से दूर जाने लगी। अचानक डायरेक्टर कमरे से बाहर आया, चिल्लाते हुए कहता है कि एक नर्स लड़के की मदद करे। उसके बाद हमारा हीरो सीधे सर्विस काउंटर पर गया ताकि अपने सरकारी कामों को ठीक कर सके।
वहां पहुंचकर उसने रिसेप्शनिस्ट को पक्के आवाज में बताया कि वह तुरंत उस डिस्ट्रिक्ट की खास टुकड़ी में शामिल होना चाहता है, जिससे वह नौजवान काफी हैरान रह गया। रिसेप्शनिस्ट ने उसे बताया कि उसे पहले ही उन दोनों के बारे में बता दिया गया था और उसने पक्का किया कि वही टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जो इस खतरनाक लड़ाई में जाएंगे। जल्दी से सारी जानकारी सिस्टम में टाइप करके उसने टीम 0527 को रजिस्टर किया, जिसे अब हान जान लीड करेगा। फिर रिसेप्शनिस्ट ने उन दोनों को और ज्यादा जानकारी दी कि डिस्ट्रिक्ट्स कैसे काम करते हैं, और आखिर में उसने पीछे एक कमरे की तरफ इशारा किया और उन दोनों को अंदर जाने को कहा। उस वक्त दरवाजा खोलते ही हान जान और शिया युवे हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि जगह पूरी तरह से गंदी थी और जमीन पर कचरा बिखरा हुआ था। ये सारी गंदगी देखकर उन्हें पूरी तरह से घिन आ गई। इस गंदगी के अलावा कमरे के अंदर एक लाल बालों वाली औरत और एक आलसी आदमी बेड पर लेटे हुए थे और लग रहा था कि वह घंटों पहले बहुत ज्यादा शराब पी चुके थे। लाल बालों वाली औरत ने पूछा कि वह कौन है और हमारे हीरो हान जान ने बताया कि वह टीम 0527 का लीडर है, जिससे वह नए कैप्टन के आने पर काफी हैरान रह गई। वह नौजवान जिसकी दाढ़ी ठीक से नहीं थी और जो बेड पर था, बातों पर ध्यान देने लगा, लेकिन वह बेड की दूसरी तरफ पलट गया, यह कहते हुए कि इतने छोटे लड़के को कैप्टन बनाना एक बेइज्जती है। फिर उसने उन दोनों को जाने को कहा, पूरे बेवकूफ की तरह बिहेव करते हुए, जिसे पता ही नहीं था कि वह किससे बात कर रहा है। बेड से कूदते हुए आदमी ने तुरंत नौजवान शिया युवे को देखा और बेशर्मी से पूछा कि क्या वह उसकी पार्टनर बनना चाहती है, जो हमारे हीरो के लिए सीधी बेइज्जती थी। गुस्से में और बिना सोचे समझे हान जान आगे बढ़ा और नौजवान के पेट पर एक जोर का मुक्का मारा, अपने पार्टनर की बेइज्जती का बदला लेने के लिए। इस मुक्के से आदमी के मुंह और नाक से लिक्विड बाहर आया। मुक्के की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उस बेवकूफ को पूरे कमरे में उड़ा दिया। उसकी पीठ जोर से दीवार से टकराई और फिर वह जमीन पर गिर गया। लाल बालों वाली ने फिर उस नौजवान को यी फैन के नाम से बुलाया और उसे नए कैप्टन के सामने ठीक से रहने को कहा, जबकि वह खुद आराम करने चली गई। लेकिन उसने सिर्फ उस लड़की से, जिसका नाम होंग यिंगवेई था, पैसे मांगे। जवाब में नौजवान लाल बालों वाली ने बस उसके मुंह पर दरवाजा पटक दिया। अब खड़ा होकर बेवकूफ यी फैन ने कहा कि टीम पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, शराब पीने के पैसे भी नहीं है। कंप्यूटर चलाते हुए नौजवान ने कहा कि उसे बहुत शक है कि हान जान टीम में कोई फर्क ला पाएगा। यी फैन ने फिर टीम की क्वालिफिकेशन दूसरों के मुकाबले में दिखाई, और एक बात जो बहुत हैरान करने वाली थी वह ये थी कि वह रैंकिंग में सबसे आखिरी थे। आलसी नौजवान फिर से बैठ गया, ये कहते हुए कि स्टाफ कम होने की वजह से, उनकी रैंकिंग की वजह से उन्हें लोअर डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जाएगा। उसने समझाया कि लोअर डिस्ट्रिक्ट पूरा अफरा तफरी वाला है, जहाँ कोई नियम नहीं है और वहाँ जीना बहुत मुश्किल है। अब जब शराब का नशा उतर गया था, यी फैन ने कहा कि उन्हें कुछ करना होगा ताकि उन्हें हमेशा के लिए नीचे न भेजा जाए। अचानक टीम की लड़की ने कहा कि वह यी फैन जैसे बेकार आदमी को साथ लेकर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें जीने की इच्छा भी नहीं बची थी। लेकिन हान जान को लगा कि उसे सबको सबूत देना होगा कि वह सब मुश्किलों से निपटने के लिए काफी मजबूत है, मुश्किलें चाहे कितनी भी हों। दरवाजे की तरफ चलते हुए हान जान ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा कि वह उस ग्रुप को एक इलीट टीम में बदल देगा। अगले हीरो किचन में गया उस रहस्यमयी लाल बालों वाली से बात करने, जिसने उनका स्वागत किया। फिर वह दोनों उसके पास बैठ गए और हमारे हीरो ने अपनी खास शक्ति का इस्तेमाल किया लड़की का असली नाम पता करने के लिए, जिससे वह काफी हैरान रह गई। लाल बालों वाली के सवाल का जवाब देते हुए कि वह असली में कौन है, हीरो ने शांति से कहा कि यह शक्ति उसकी असली ताकत का बस एक छोटा सा सबूत है। सच्चे दिल से नौजवान हान जान ने लाल बालों वाली को समझाया कि उसकी नजर में वह बहुत जरूरी होगी ताकि वह सब मिलकर टीम की पोजीशन को ऊपर उठा सकें। आखिर में हान जान ने सीधा प्रपोजल दिया, उसे सभी मिशन की कमाई का आधा हिस्सा देने का, यह साफ करते हुए कि उसे सिर्फ साथ चाहिए, ग्रुप में दुश्मनी नहीं। औरत ने कुछ देर तक उसे घूरा, उसके इरादों को ध्यान से समझते हुए, और आखिर में प्रपोजल मान लिया। उसने यह फैसला हमदर्दी से नहीं किया, बल्कि इसलिए कि उसे इसमें बहुत फायदा दिखा। हीरो ने फिर उससे अवेलेबल मिशंस को छानने को कहा और उसने उनमें से चुनने की जिम्मेदारी ली। लड़की ने उसे बताया कि उसे 3 मिशंस मिले हैं जो सिस्टम में ग्रुप के लिए ठीक हैं, लेकिन सारे काम बहुत आसान हैं और उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर आने में बहुत टाइम लगेगा, सिर्फ वही करके। हमारा हीरो हान जान वह मिशन चुनने वाला है जो उन्हें सबसे ज्यादा पॉइंट्स देगा। बिना किसी झिझक के नौजवान ने कुछ जर्ग्स को खत्म करने का मिशन चुना। ये बिल्कुल सबसे खतरनाक काम है और ग्रुप के लिए सबसे ज्यादा इनाम भी इसमें है। लेकिन लाल बालों वाली होंग यिंगवेई उसे कहती है कि वह पागल है इसका सामना करना चाहता है, क्योंकि मिशन में कम से कम 6 एक्सपीरियंस्ड लड़ाकू की सिफारिश की गई है जीतने के लिए। फिर भी हान जान ने उसे मुस्कुराते हुए तसल्ली दी, यह कहते हुए कि वह सब कुछ अकेला ही संभाल लेगा। ऐसे बोल रहा था जैसे यह उसके लिए बस एक और आसान टेस्ट हो। सीन फिर गुस्से में भरे कुछ और लोगों पर शिफ्ट होता है। उन्होंने अभी अभी पता चला था कि मिशन एक्सेप्ट हो गया है उनके खुद लेने से पहले। पक्के इरादे के साथ ये लोग इस हालत के जिम्मेदार आदमी के पीछे जाने का फैसला करते हैं, ये पूछने के लिए कि क्या हुआ था। हम वापस उस ट्रियो पर आते हैं जो खतरनाक इलाके से गुजर रहे थे। लाल बालों वाली ने बताया कि लाइव डिटेक्टर ने पास में 8 लेवल 2 के कीड़े ढूंढे हैं, शायद वह एक घोंसला बना रहे हैं। हीरो बस अपने साथी पर हंस देता है, अपनी और उसकी दोनों की शक्तियों पर पूरा भरोसा करते हुए।
अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद नहीं थी, जिससे ग्रुप के सभी मेंबर्स का ध्यान खींचता है। हान जान किसी को बिना बताए दुश्मनों की तरफ दौड़ता है, ऐसे आगे बढ़ता है जैसे उसे पहले से ही पता हो कि कीड़े कहाँ हैं। लाल बालों वाली उसे अकेला दौड़ते देखकर घबरा जाती है और तुरंत उस नौजवान के पीछे जाती है, सबसे बुरे की दुश्वारी करते हुए। बिना सोचे समझे वह उसके पीछे भागती है मदद करने के लिए उस लड़ाई में जो हमारा हीरो पहले ही जर्ग्स के खिलाफ लड़ रहा था। लेकिन जब वह आखिर में उस तक पहुंचती है तो नजारा हैरान करने वाला होता है। इलाके के सारे मॉन्स्टर्स पहले ही हार चुके थे, पूरी तरह से जमीन पर बिखरे हुए थे। लड़की इससे बहुत हैरान होती है। यह सोचती है कि नौजवान हानजान का असली लेवल क्या हो सकता है। वह कहता है कि मिशन बिना किसी मुश्किल के पूरा हो गया, इसलिए वह शरीरों से कीमती चीजें इकट्ठा करेगा जिन्हें अच्छे पैसे में बेचा जा सकता है। उसके बाद हीरो लाल बालों वाली को पीछे छोड़ देता है, क्योंकि जमीन पर एक गिरा हुआ गायब गार्डियन था जिसे वह बेस पर वापस ले जा सकती है। 1 घंटे बाद उस दूसरी टीम के कुछ मेंबर्स जो उस मिशन पर नजर रखे हुए थे आखिर में उस जगह पर पहुंचते हैं। वह हैरान रह जाते हैं यह देखकर कि मिशन पहले ही पूरा हो चुका है। ये देखते हुए कि वहां 10 लेवल 2 के कीड़े पड़े हैं जो डिस्क्रिप्शन में बताए गए नंबर से ज्यादा थे। उनमें से एक को यह बात ध्यान में आती है और वह कहता है कि सारे मॉन्स्टर्स को सिर्फ एक ही जानलेवा वॉर से हराया गया था। उसने अंदाजा लगाया कि इसका जिम्मेदार आदमी इसके अलावा पहले ही नए मिशन की तलाश में था। सीन फिर एजेंसी के रिसेप्शनिस्ट पर शिफ्ट होता है जो दादा जाहू से बात कर रहा था, जो ट्रियो के मिशन में कामयाबी की वजह से बहुत गुस्से में था। वह आदमी हीरो के अचानक मिशन में कामयाबी के बारे में सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। गुस्से में जाहू हुक्म देता है कि बोर्ड पर के सारे मिशन तुरंत ले लिए जाएं, अपने दुश्मन के लिए आगे के काम के सारे मौके बंद करते हुए। सीन फिर बदलता है, अब हीरो और उसके मास्टर ली शुतोंग को अपने घर पर बात करते और खाना खाते हुए दिखाते हुए। बूढ़े आदमी ने पूछा कि क्या लड़के को जाहू से निपटने में मदद चाहिए, लेकिन नौजवान ने ऑफर ठुकरा दिया, यह कहते हुए कि वह अभी पूरी तरह से सिटी गार्डियन से निपटने पर ध्यान दे रहा है। मास्टर ने लड़के को चेतावनी दी, यह कहते हुए कि देश की टीम्स जितनी ज्यादा बढ़ती हैं, उन्हें संभालना उतना ही मुश्किल हो जाता है, जैसे पेड़ की शाखाएं समय के साथ सड़ जाती हैं। और इसलिए मास्टर ने कहा उसने लड़के को ट्रेन करना चुना। उसे यकीन था कि हान जान इस तरह की मुश्किल को अकेला ही संभालने में पूरी तरह से सक्षम होगा। बात बदलते हुए हीरो ने मास्टर की गुप्त टेक्निक पर कुछ सलाह मांगी। उसने थोड़ा परेशान होकर समझाया कि वह अपनी ट्रेनिंग में अकेला आगे नहीं बढ़ पा रहा है अपनी इस हालत में। लेकिन बूढ़े ली शुतोंग ने बस उसे कहा कि वह जिंदगी और मौत के बीच होने वाली बात को याद रखे, कुछ ऐसा जो नौजवान समय के साथ समझ जाएगा। कुछ समय बाद हीरो लिविंग रूम के सोफा पर शांति से आराम कर रहा है। तभी शिया युए थोड़ी झिझकते हुए आती है। वह कहती है कि उसे उस रात उसके साथ उसी कमरे में सोना होगा। उसने समझाया कि प्रोफेसर ने जानबूझकर घर के बाकी सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। नौजवान ने नम्रता से कहा कि वह जमीन पर सो सकता है ताकि लड़की को परेशान न करे, लेकिन वह जिद करती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये कहते हुए कि बेड पर उन दोनों के लिए काफी जगह है सोने के लिए। रात खत्म होती है जब दोनों आखिर में लेट जाते हैं और साथ में आराम करते हैं। अगली सुबह वह दोनों अपनी टीम के कमरे में जाते हैं दूसरे दोनों के साथ हालत साफ करने के लिए। जब दोनों मेंबर्स को पता चलता है कि हानजान असली में कौन है और उसने एकेडमी एग्जाम में क्या हासिल किया, तो वह बहुत हैरान होते हैं। शर्मिंदा होकर वह माफी मांगते हैं नौजवान को कम आंकने और बुरा बर्ताव करने के लिए जिस दिन वह मिले थे। लाल बालों वाली होंग यिंगवे कहती है कि हमारे हीरो जितना मजबूत आदमी उनके जैसे नाकाम ग्रुप में रहकर सिर्फ वक्त बर्बाद करेगा। लेकिन नौजवान फिर से कहता है कि वह यहाँ बिना वजह नहीं है और वह ग्रुप की हालत को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये फैन फिर चेतावनी देता है कि अब से ग्रुप जो भी काम करेगा वह मुश्किल होगा। यह इसलिए क्योंकि हीरो ने जाओहू को नाराज कर दिया था, वह गुंडा जो अब हर तरह से नौजवान को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। लाल बालों वाली फिर काफी चिंतित होकर कहती है कि डिस्ट्रिक्ट के सारे मिशंस दूसरी टीम्स ने पहले ही ले लिए हैं। वह पूछती है कि अब वह क्या करेंगे, क्योंकि ग्रुप के पास पूरे शहर में अब कोई काम नहीं है। बॉयकॉट से बिल्कुल भी परेशान न होते हुए हीरो ने डिवाइस उठाया और पड़ोसी शहरों में मिशंस ढूंढने लगा। लड़की ने समझाया कि यह बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन चेतावनी दी कि शहरों के बीच के रास्ते बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थे। रास्तों पर अनजान हाई लेवल मॉन्स्टर्स भरे हुए थे, जिसकी वजह से कई ग्रुप्स अपनी मंजिल तक जिंदा नहीं पहुंच पाते थे। सीन फिर हानजान के ग्रुप पर शिफ्ट होता है जो जीप में थे, एक पूरी तरह से सुनसान सड़क पर चलते हुए। वह घबराहट में कई बड़े कीड़ों से भाग रहे थे जो सड़क के बीच में अचानक आ गए थे। नौजवान शिया युवे ने पूछा कि कौन से क्रीचर्स उनका पीछा कर रहे हैं। हमारे हीरो ने समझाया कि वह लेवल 1 के जर्ग्स हैं जो हमेशा ग्रुप्स में चलते हैं और बहुत खतरनाक होते हैं। वह आदमी जो पहले शराबी था, ये फैन, फिर पीछे की सीट पर जाग गया। वह डर के मारे चिल्लाने लगा जो उनके बिल्कुल सामने था उसके बारे में। अचानक ग्रुप ने होराइजन पर कुछ डरावना देखा जो कई मॉन्स्टर्स को हवा में उड़ा रहा था। एक बहुत बड़ा काला तूफान हजारों कीड़ों से बना हुआ जीप का रास्ता पूरी तरह से रोक रहा था। इस तूफान के बिल्कुल आगे एक और गाड़ी थी जो भी उस खतरनाक तूफान से बचने की कोशिश कर रही थी। लाल बालों वाली ने पूछा कि क्या उन्हें दूसरी गाड़ी के लोगों की मदद करनी चाहिए।
बिना किसी झिझक के हमारे हीरोज ने उनकी मदद करने का फैसला किया। जीप को सीधा खतरे की तरफ मोड़ते हुए उन्होंने सड़क पर गाड़ी से एक बहुत तेज मोड़ लिया। इसकी वजह से पहले शराबी यी फैन का सिर गाड़ी के पीछे जोर से टकराया। सिर पर टक्कर से लिक्विड निकलने के बावजूद उसने खुशी से ऐलान किया कि वह अपनी जिंदगी में इतना खुश कभी नहीं हुआ था। कहानी ने फिर बताया कि उस मुश्किल पल में उन जानवरों का पीछा कौन कर रहा था। वह शांग सिटिंग थी, एक बहुत जरूरी औरत, अपनी पर्सनल बॉडीगार्ड के साथ गाड़ी के अंदर। इस नाजुक पल में बॉडीगार्ड ने चेतावनी दी कि अगर उन्होंने अभी कुछ नहीं किया तो वह 5 मिनट में तूफान में फंस जाएंगे, क्योंकि मदद का समय पर पहुंचना नामुमकिन था। हालत से मायूस होकर उसने अपने साथियों को खुद को कुर्बान करने का हुक्म दिया, औरत को हर कीमत पर बचाने के लिए। उसे पता था कि वह जीतेंगे नहीं, लेकिन उन्हें यह करना था ताकि भागने के लिए टाइम मिल सके। यह सुनकर नौजवान औरत ने अपना कम्युनिकेटर पकड़ा और उन्हें ऐसी पागलपन करने से रोकने की कोशिश की। उसने फिर एक गहरी सांस ली और रोने लगी। वह सदमे में थी, लेकिन साथ ही बहुत पक्के इरादे वाले थे और पहले ही मॉन्स्टर्स पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। एस्कॉर्ट की गाड़ियां सड़क पर एक साथ फिसली और आदमियों ने हमला शुरू करने के लिए काउंटडाउन शुरू कर दिया। तुरंत 2 आदमियों ने कीड़ों के उस बड़े झुंड के खिलाफ मिसाइल्स लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन उस धमाकेदार हमले का ब्लैक हरिकेन पर कोई असर नहीं हुआ और बदकिस्मती से वह सारे आदमी तूफान में जोर से खींच लिए गए, जबकि उसकी पूरी एस्कॉर्ट बटालियन बाहर बर्बाद हो रही थी। औरत ट्रक के अंदर ही रही, बहुत रो रही थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी, बस अपने आदमियों की मायूस चीखें सुन रही थी। गाड़ी के बाहर से एक जोर की आवाज सुनाई दी, जिससे नौजवान शांग चाइतिंग काफी क्यूरियस हो गई। फिर अचानक एक तेज सुनहरी रोशनी अंधेरे आसमान को चीरते हुए निकली, इतनी तेज चमक के साथ कि कीड़े भी एक पल के लिए रुक गए। यह हमारा हीरो हान जान था, जो क्रीचर्स के उस तूफान के खिलाफ बहुत बड़ी एनर्जी बीम्स छोड़ रहा था, एक बहुत बड़ा दरार खोलते हुए उस जिंदा तूफान के बिल्कुल बीच में। गाड़ी के अंदर शांग सिटिंग और उसकी बॉडीगार्ड पूरी तरह से हैरान रह गए हीरो की अजीब शक्ति देखकर कि वह अकेला ही कीड़ों के झुंड को कैसे बिखरा रहा था। लेकिन मॉन्स्टर हरिकेन ने हमले पर रिएक्ट किया और कई काले प्रोजेक्टाइल्स सीधे हान जान पर लॉन्च किए गए। लेकिन हीरो के टकराने से पहले शराबी यी फैन उसके सामने आ गया और अपने शरीर को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया। इस टक्कर के नतीजे में यी फैन का शरीर जोर से छिद गया। वह गाड़ी के पीछे जोर से गिर गया। उसके शरीर में कई काले कांटे घुसे हुए थे। जल्दी से हान जान ने कांटे निकालने की कोशिश की और बहुत चिंतित होकर कहा कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा, क्योंकि वह चीजें जहरीली थीं। उसकी हैरानी के लिए कांटे यी फैन के शरीर से अपने आप बाहर निकलने लगे और जख्म जादुई तरीके से भरने लगा। उस रिजेनरेशन को और करीब से देखते हुए नौजवान हीरो को एहसास हुआ कि आदमी का असली टैलेंट सिर्फ फिजिकल रेजिस्टेंस नहीं था, बल्कि उसके पास एसएस रैंक का इमोर्टैलिटी टैलेंट था। इससे हान जान काफी क्यूरियस हो गया कि ये सब कैसे काम करता है, क्योंकि इमोर्टैलिटी की वजह से वह इतनी जल्दी ठीक हो जाएगा कि उसका शरीर बर्बाद नहीं हो सकता। अमर यी फैन खुद पर गर्व करते हुए बोला कि अगर हीरो भीख मांगे तो वह शायद बताएगा कि उसकी शक्ति असली में क्या करती है, लेकिन हमारे हीरो ने उसकी बात पर बस कंधे उचका दिए। इस सीन के तुरंत बाद, जब गाड़ी अभी भी चल रही थी, नौजवान शिया युवे ने ऐलान किया कि वह पहले मिशन की जगह पर पहुंच गए हैं। इससे यी फैन बहुत हैरान हुआ। इस पल कीड़ों का एक और भी बड़ा झुंड गुस्से में उनकी तरफ बढ़ता है, बहुत अजीब क्रीचर्स दिखाते हुए। हीरो ने नौजवान शिया युवे को बताया कि उसे उसकी वेपन फॉर्म चाहिए, उन सारे क्रीचर्स को एक साथ खत्म करने के लिए। मॉन्स्टर्स ग्रुप के और करीब आते जा रहे थे। हीरो ने फिर एक शक्तिशाली हमला किया, जिसने कई मॉन्स्टर्स को एक साथ काट दिया। इससे यी फैन का मुंह खुला रह गया। ऐसी विनाशकारी शक्ति देखकर लाल बालों वाली होंग यिंगवे ने कहा कि वह हान जान की ताकत से और ज्यादा हैरान हो रही थी। दूसरे समय एजेंसी की स्क्रीन्स पर नोटिफिकेशंस आने लगे, यह बताते हुए कि सारे मिशंस पूरे हो रहे थे। कई जरूरी अफसर इकट्ठा हुए थे इलाके में ऑपरेशंस की प्रोग्रेस पर बात करने के लिए। उन्होंने मिशन रिपोर्ट्स को पूरे सदमे में देखा, क्योंकि शहर के सारे काम हमारे हीरोज की टीम द्वारा एक बहुत ही तेज रफ्तार से पूरे किए जा रहे थे। हालत से परेशान होकर वह अपनी जीप्स में बैठ गए, जिम्मेदार टीम से खुद मिलने के इरादे से, क्योंकि वह पहले ही इलाके में थे। उन्होंने डिमोनिक सांपों के झुंड को साफ करने का मिशन पूरा करने का फैसला किया, लेकिन ग्रुप में एक मोटे आदमी ने आगे कुछ देखा। वह बहुत देर कर चुके थे, क्योंकि हान जान की टीम ने वह काम भी पहले ही पूरा कर लिया था। स्क्वाड लीडर ने तुरंत ड्राइवर को गाड़ी को वापस मोड़ने के लिए कहा, क्योंकि उसे तुरंत एक्सप्लेनेशंस चाहिए थी। एक नौजवान जिसके चेहरे पर निशान था, उसने बेवकूफ लीडर को उनसे टकराने से रोकने की कोशिश भी की, सबसे बुरे की दुश्वारी करते हुए। इसके तुरंत बाद एक और गाड़ी शहर से निकलते हुए दिखी। यह बिल्कुल हीरो हान जान की गाड़ी थी, अमर यी फैन के साथ और नीले कपड़ों में लड़की शिया युए। सीन फिर शहर के गार्डियंस के सेंट्रल हेडक्वार्टर्स पर शिफ्ट होता है। उसके शानदार ऑफिस के अंदर था सू मिंगशुएन, तीसरा सबसे शक्तिशाली आदमी जो पूरे शहर का कमांडर था। उसने स्क्रीन पर सिस्टम डेटा देखा, पूरी हैरानी में सोच रहा था कि इलाके के सारे मुश्किल मिशंस इतनी जल्दी कैसे पूरे हो गए थे। फिर एक एम्प्लॉई ने उसे बताया कि हीरो की टीम ने अभी अभी उस इलाके में एंट्री की थी और सारे क्रीचर्स से अकेला ही निपट लिया था। उसका असिस्टेंट जल्दी ही आ गया, केस की सारी फिजिकल फाइल्स लाते हुए, और सुमिंग चुआन ने सेक्रेटरी से तुरंत कमरा छोड़ने के लिए कहा। खबर से दिलचस्प होकर सुमिंग चुआन ने सिस्टम की गुप्त फाइल्स ढूंढना शुरू किया।
उस अजीब हालत को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हुए उसने बहुत ध्यान से रिसर्च किया, एक एक करके उस रहस्यमयी ग्रुप के सभी मेंबर्स की हिस्ट्री जो अचानक कहीं से आ गया था। काफी घबराकर कमांडर को पता चला कि उस ग्रुप का हर मेंबर अल्ट्रा सीक्रेट क्लासिफाई किया गया था, जो उसे बिल्कुल समझ नहीं आया। लेकिन उन सब गुप्त डॉक्यूमेंट्स में से एक ने कमांडर का ध्यान बहुत ज्यादा खींचा। उसे पता चला कि हमारे हीरो हान जान की पर्सनल फाइल पूरी तरह से खाली थी और उसने सोचा कि उस रिकॉर्ड में सिस्टम एरर हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि वह और जांच कर पाता, उसके डेस्क पर उसका फोन बजने लगा। दूसरी तरफ लिन जिंगसुएन था, दूसरे डिस्ट्रिक्ट का लीडर। बहुत गंभीर आवाज में बोलते हुए उसने सू मिंगसुएन को तुरंत वह जांच रोकने का हुक्म दिया, क्योंकि वह फाइल्स उसके एक्सेस लेवल से बहुत ऊपर थीं। कमांडर ने लिन जिंगसुएन के हुक्म का पालन किया, लेकिन पूरी हालत पर बहुत हैरान रहा। यह सोचता रहा कि यह हानजान कौन था और वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता था। सीन वापस रणभूमि पर आ गया, एक बड़े सेंटीपीड को हमारे हीरो की तरफ सीधा जाते हुए दिखाते हुए। हम देखते हैं कि क्रीचर पहले ही लड़ाई के जख्मों से भरा हुआ था और दर्द से एक जोर की आवाज निकाली, लेकिन उसे जल्दी ही हमेशा के लिए हमारे हीरो हान जान द्वारा खत्म कर दिया गया। ग्रुप ने अभी अभी दिन का 18वां मिशन पूरा किया था। हीरो ने पूछा कि उनकी अभी की रैंकिंग क्या है। लाल बालों वाली होंग यिंग वे सिस्टम में टीम की पोजीशन को एनालाइज करने लगी, जबकि यी फैन उनकी शानदार परफॉर्मेंस से बहुत खुश था। लाल बालों वाली ने फिर बताया कि उन्होंने 1800 पॉइंट्स इकट्ठा कर लिए थे, लेकिन फिर भी टीम आखिरी जगह पर ही अटकी हुई थी। पूरी टीम इस खबर से बहुत हैरान थी। लाल बालों वाली ने तुरंत अंदाजा लगाया कि सिस्टम उनके खिलाफ धोखा कर रहा है। उन्हें जल्दी ही एहसास हुआ कि 1 दर्जन से ज्यादा दुश्मन टीम्स ने हाथ मिला लिए थे दूसरे मिशंस को साथ में पूरा करने के लिए, और इस वजह से उन टीम्स के स्कोर्स हमारे हीरो की टीम के मुकाबले में बहुत ज्यादा थे। ग्रुप इस सीधे नतीजे पर पहुंचा कि यह जाओ हू की एक और चाल थी। नौजवान हान जान शांत रहा और पूरे कॉन्फिडेंस से कहा कि अभी भी हालत बदलने का अच्छा मौका है। अब ग्रुप ने फैसला किया कि वह डीप ब्लू सिटी की तरफ जाएंगे। इसके तुरंत बाद हीरो और उसकी पार्टनर चिया युवे जल्दी से बूढ़े मास्टर ली शुतोंग के घर गए। पहुंचते ही बूढ़े आदमी ने जानना चाहा कि ग्रुप ने अपने मिशंस में कैसा किया था। नौजवान ने उसे बताया कि उन्होंने कुछ पॉइंट्स तो स्कोर किए थे, लेकिन आखिरी रैंकिंग के नतीजे बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। बातचीत के दौरान उन्होंने उस औरत के बारे में बात की जिसे ग्रुप ने पहले सड़क पर कीड़ों के तूफान से बचाया था। बूढ़े मास्टर ने समझाया कि लड़की का परिवार बहुत अमीर और बहुत असरदारी था उस पूरे इलाके में जहां वह रहते थे। उसने यह भी कहा कि उसने हमेशा उस लड़की को अपनी पोती माना है, जिसे उसने बड़ा होते देखा था और कभी नहीं छोड़ेगा। बूढ़े आदमी ने उन दोनों को बताया कि यही लड़की शांग सिटिंग जानबूझकर उस खतरनाक इलाके में भेजी गई थी, बिल्कुल इसलिए ताकि उसे अपनी यात्रा जारी न रखने पर मजबूर किया जा सके। लेकिन खुशकिस्मती से उनके बचाने की वजह से कुछ बुरा नहीं हुआ। उस पल बूढ़े मास्टर ने बात करने का तरीका बदल दिया और कहा कि उसने एक खास तोहफा तैयार किया है उन दोनों नौजवानों के लिए। उसने एक शानदार ब्रीफकेस निकाला और उसे टेबल पर रख दिया, धीरे से उसे खोलते हुए 2 चमकते हुए वायल्स दिखाने के लिए जो असली में एनहांसमेंट पोशंस थे। वह ब्रीफकेस, बूढ़े आदमी ने समझाया, शांग सिटिंग के कॉन्वॉय के साथ था जिसे नौजवान ने घंटों पहले मदद की थी, लेकिन अब लड़की खुद वह चीज हमारे हीरो को इनाम के तौर पर देना चाहती थी। वह वायल्स में अनमोल लिक्विड्स थे जो उन्हें पीने वालों की फिजिकल एबिलिटीज बढ़ाते थे, फिजिकल ताकत, रफ्तार, रिफ्लेक्सेस और शरीर की मजबूती को बेहतर करते हुए। उन दोनों ने फिर बिना किसी झिझक के वह लिक्विड्स पी लिए और तुरंत उनकी नस नस में ताकत का एक बड़ा उछाल महसूस हुआ, जैसे उनके अंदर कुछ सोया हुआ आखिर में जाग रहा हो। हीरो ने तारीफ के साथ देखा कि उसकी साथी जिया युवे ने एक नए तरह की डिविनिटी अनलॉक की थी जो सीधे प्रकृति के 4 तत्वों पर आधारित थी। और सिर्फ यही नहीं, हान जान को शक्तिशाली नई म्यूजिकल एबिलिटीज भी मिली अपने वेपन के साथ इस्तेमाल करने के लिए, सिस्टम में लेवल अप होने के अलावा। इस सारी नई शक्ति को एब्जॉर्ब करने के थोड़ी देर बाद हीरो का फोन अचानक बजने लगा। लाल बालों वाली साथी ने उनसे जरूरी खबर के साथ कांटेक्ट किया। उसने कहा कि उसे उस इलाके में एक बहुत मुश्किल मिशन मिला है, लेकिन एक ऐसा जो बहुत ज्यादा पॉइंट्स देता है। बिना वक्त बर्बाद किए हीरो और उसकी पार्टनर जल्दी से टीम को ढूंढने के लिए निकल पड़े। इस बीच टी रूम में सिर्फ बॉस और उसका बटलर बचे थे। नौकर ने अपने मास्टर को बताया कि उन्हें मिस लिंग जन मिल गई है, लेकिन उसने बूढ़े आदमी से मिलने से मना कर दिया क्योंकि वह कंघाई में थी। टीम में वापस शामिल होते ही लाल बालों वाली ने हमारे हीरो से पूछा कि क्या वह सच में वह मिशन लेना चाहता है और मॉन्स्टर का पीछा करना चाहता है। घबराकर उसने बताया कि वह एक्सप्लोरर बहुत खतरनाक था, लेकिन हीरो ने उसकी घबराहट को बीच में ही रोक दिया, पूछते हुए कि क्या वह जानती है कि रेड अलर्ट का क्या मतलब होता है। उसने समझाया कि रेड लेवल का खतरा मतलब था कि अगर उन्होंने उस मॉन्स्टर को नहीं रोका तो पूरा शहर बर्बाद हो सकता था। फिर शराबी यीफान ने कैप्टन के साथ टोस्ट किया, इस चुनौती से खुश होकर, जबकि रेड हेड बड़बड़ाते हुए चली गई। सीन बदला और दिखाया एक्स्ट्रास के ग्रुप को जिन्होंने पहले हमारे हीरो को कम समझा था, अब एक ऊंची बिल्डिंग के ऊपर एक तेज बिजली के तूफान को देख रहे थे जो उस इलाके पर आ रहा था। वे आपस में बात कर रहे थे नई मिशन के बारे में, और उनमें से एक ने तो ये भी पूछा कि उनके बड़े अफसरों ने ये काम सिर्फ उनको ही क्यों नहीं दिया। एक आदमी ने देखा कि हमारे हीरो आ रहे हैं और उसने कहा कि वह अच्छा शिकार बनेंगे उस क्रीचर के लिए जो पूरे इलाके को तबाह करने की धमकी दे रहा था। फिर हमने टीम को देखा तूफान वाले इलाके में जाते हुए।
हमारे हीरो ने ग्रुप को कहा कि अब से बहुत सावधान रहें। रेडहेड ने चेताया कि अगर वह आगे बढ़े तो वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं होगा। चारों ने सच में चुनौती में कदम रखा। ग्रुप लग रहा था कि वह एक बंद जगह पर है, जैसे कोई बड़ा वेयर हाउस। सिया युवे ने कहा कि इस जगह पर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो और कि कुछ बुरा किसी भी पल हो सकता है। डर से भरी हुई उस लड़की ने हमारे हीरो का हाथ पकड़ लिया और कहा कि वह डरी हुई है और कि उनके आसपास अजीब आवाजें आ रही थीं। लड़की ने कहा कि यह जगह उनकी एनर्जी भी खत्म कर रही थी और रेडहेड ने माना कि ऐसा सच में हो रहा था, चेताते हुए कि जितना ज्यादा वह वहां रुकेंगे उतना ही बुरा होगा। मिशन की जानकारी के हिसाब से इफान ने समझाया कि ग्रुप के पास सिर्फ आधा घंटा था मकसद पूरा करने के लिए और अगर वह नाकाम हुए तो वह उस क्रीचर का खाना बन जाएंगे। रेडहेड ने फिर आगे इशारा किया, पूछते हुए कि क्या वही स्फीयर था जिसका जिक्र रिपोर्ट में था। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा काला स्फीयर देखा, सीधा आगे हवा में तैरता हुआ। हीरो ने सोचा कि क्या इसे तोड़ना काफी होगा उस क्रीचर को खत्म करने के लिए जो शहर की सुरक्षा को खतरा दे रहा था। लेकिन जैसे ही उसने हमला करने की तैयारी की, उनके नीचे की जमीन बदलने लगी। मिट्टी दलदल में बदल गई और उसने रेडहेड और अमर यी फैन को निगल लिया। जमीन ऊपर उठने लगी, बड़े पत्थर की दीवारें बनाते हुए। एक्सप्लोरर मॉन्स्टर की दूसरी शक्ति थी जिंदगी देना, ताकत दे भी सकती थी और ले भी सकती थी। इसका इस्तेमाल हथियारों, औजारों पर और यहाँ तक कि जमीन पर भी करती थी। और क्योंकि ऐसा था, सिया युई एक रूहानी तलवार में बदल गई चुनौती का साथ मिलकर सामना करने के लिए। अब हंजन ने दीवार की तरफ कई हमले छोड़ दिए। टकराने पर हमले फट गए, छोटी दरारें बनाते हुए जो जल्दी ही ठीक होने लगीं। इससे हमारा हीरो बहुत हैरान हुआ, जो ऐसी अजीब ठीक होने की शक्ति पर यकीन नहीं कर पा रहा था। और दीवारें हीरो के आसपास दिखने लगीं और जल्दी ही उस लड़के को एहसास हुआ कि उसे घेरा जा रहा है। एक जर्ग कहीं से भी निकल आया और हीरो के पीछे से आने लगा। वह मुश्किल से बचा और वह क्रीचर दीवार के अंदर निगल लिया गया। दोनों दौड़ने लगे वहां से जितनी जल्दी हो सके निकलने के लिए। फिर सीन वापस गया पहले दिखे एक्स्ट्रास के ग्रुप पर। उनके नेता ने सबको चेताया कि सावधान रहें, लेकिन ग्रुप में एक रेडहेड ने कहा कि वह सब काफी मजबूत थे और सब ठीक हो जाएगा। अचानक जमीन कांपने लगी और पहले जैसी ही दीवारें उनके आसपास दिखने लगीं। रेडहेड ने उन्हें चेताया कि सावधान रहें, जबकि धुंध से एक परछाई निकली। एक आदमी ने अपने कैप्टन के बर्ताव में कुछ अजीब देखा। जब उसने उससे बात करने की कोशिश की, आदमी पर हमला हुआ और उसे गर्दन से पकड़ लिया गया, पूछते हुए कि क्या हो रहा था। फिर उसे एहसास हुआ कि कीड़ों ने नेता के दिमाग पर कब्जा कर लिया था और तुरंत बाद कीड़ों ने उसके दिमाग पर भी कब्जा कर लिया। फिर हम वापस आते हैं रेडहेड होंग यिंगवे की हालत पर और उसके अमर साथी पर। उसने थोड़ा मजाक में कहा कि वह खुशकिस्मत था कि उसे मरने की चिंता नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन आदमी ने साफ कर दिया कि वह इस तोहफे को एक भगवान के आशीर्वाद के रूप में नहीं देखता था, कहते हुए कि बिल्कुल उल्टा, उसके लिए अमर होना एक हमेशा का श्राप भी था। आमतौर पर उसने कहा कि कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह वैसे भी इस जगह से निकल नहीं सकते थे। उसके बाद औरत ने अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठी की और एक शक्तिशाली जादू छोड़ दिया उस पत्थर की दीवार पर जिसने उन्हें कैद कर रखा था। वह स्ट्रक्चर ऊपर से नीचे तक टूटने लगा जैसे अंदर से सड़ रहा हो, जब तक कि वह आखिरकार टुकड़ों में बिखर नहीं गया। किरणों की धूल के बीच उन्हें एक परछाई दिखी। रेडहेड ने सोचा कि यह कैप्टन हान जॉन है, लेकिन उसने जल्दी से चिल्लाया कि हीरो सावधान रहे। हीरो ने आसानी से हमले से बचाव किया और एक खंभे के ऊपर उतरा। फिर आखिरकार पूरा ग्रुप फिर से मिल गया। जब वह बात कर रहे थे, एक बड़ा पत्थर का हाथ चुपचाप उनके पीछे से निकला। वह बड़ा अंग दो साथियों को वहीं पर कुचलने की कोशिश करता है, उन्हें बचने का कोई मौका न देते हुए। आखिरी सेकंड में हीरो ने हमले को रोका और उसे हवा में ही तोड़ दिया एक सही वार से। उसने सबको तुरंत पीछे हटने का हुक्म दिया, यह साफ करते हुए कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है, बस आगे वह बड़ा पत्थर का क्रीचर पूरा दिखाई देता है, लगभग एक जिंदा पहाड़ की तरह उठता हुआ। हीरो शुरू करता है छोड़ना एक हमला जिसका नाम स्विफ्ट विंड है। इससे ग्रुप के आसपास एक तूफान बनता है जब मॉन्स्टर पास आता है, और जब क्रीचर हमला करता है तो वह रेडहेड और शराबी को दूर फेंक देता है। वह मुक्का इतना शक्तिशाली है कि उस जगह पर एक शॉकवेव बन जाती है। हमारा हीरो फिर कहता है कि मॉन्स्टर को हराने के लिए उन्हें उस काले ऑर्ब को तोड़ना होगा जो उसे ताकत देता है। दोनों हीरो से कहते हैं कि वह आगे बढ़े और ऑर्ब को तोड़े, जबकि वह कवर देंगे। उस पल पत्थर का क्रीचर आगे लपकता है और उन्हें मुक्का मारने की कोशिश करता है। अमर आदमी खुद को आगे फेंकता है, अपनी शील्ड एक्टिवेट करता है और टक्कर को सहता है। उसने चेताया कि यह शक्ति सिर्फ और 6 बार ही इस्तेमाल हो सकती थी, इसलिए उन्हें जल्दी करनी होगी। इससे हीरो को एक मौका मिलता है काले ऑर्ब पर हमला करने का, मॉन्स्टर के खिलाफ पूरी ताकत से हमला करते हुए। अगले ही पल उस लड़के ने एक बहुत बड़ा बिजली का झटका बुलाया जो जोर से क्रीचर से टकराया। एनर्जी सीधा मॉन्स्टर के सर पर टकराती है और काला ऑर्ब बिजली के झटके के साथ टूटा हुआ लगता है। अमर आदमी को एहसास होता है कि वह कामयाब हो गए, लेकिन पीछे मुड़कर देखते हुए उसे हीरो बहुत बुरी तरह जख्मी दिखता है हमले के बाद। हमारे हीरो के पेट में गहरा जख्म लगा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी आंखें खुली रखी और अपने साथी से भागने को कहा। तभी एक बहुत बड़ा अजीब कीड़ा उनके सामने आता है, लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार।
मॉन्स्टर ग्रुप को घमंड से देखता है और धमकी भरे लहजे में ऐलान करता है कि वह उस पल वहां मौजूद सबको खत्म कर देगा। उसके ठीक पीछे रेडहेड दिखती है, कहते हुए कि वह बड़ा एक्सप्लोरर सच में एक हैरानी है। उसने कोशिश करनी शुरू की मनाने की मॉन्स्टर को कि वह अपनी इल्यूजन की शक्ति इस्तेमाल करे ताकि वह साथ मिलकर काम कर सकें। धुएं के बीच हमारा हीरो अपने साथी के रवैये पर सवाल करता है। रेडहेड रोने लगती है, एहसास करते हुए कि उसे कंट्रोल किया जा रहा है, जबकि वह सवाल करती है कि उसके शरीर को क्या हो रहा है। अचानक अपना चेहरा बदलते हुए उसने कहा कि अब वह सिर्फ उन सबको मारना चाहती है। करीब से देखने पर हीरो को उसकी आंखों की चमक में कुछ गलत दिखता है और उसे एहसास होता है कि लड़की को इन्फेक्शन हो गया है या कि ये एक खास तरह का जर्ग है, एक परजीवी मॉन्स्टर जो अपने शिकार के दिमाग को कठपुतलियों की तरह कंट्रोल कर सकता है। इतिहास बताते हुए एक शक्तिशाली योद्धा को एक बार इस क्रीचर ने परजीवी बना लिया था और उसने पूरे शहर को तबाह कर दिया था। बहुत बड़े नुकसान के बाद और पूरी ऑर्गेनाइजेशन की मदद से उन्होंने आखिरकार उस योद्धा को रोक दिया। सबने सोचा था कि यह प्रजाति 32 साल से खत्म हो चुकी थी, लेकिन उनमें से एक वहीं पर था हीरो के सामने। उस लड़के ने अमर आदमी से कहा कि वह वक्त खरीदे जबकि वह एनर्जी इकट्ठी करे एक फैसले वाले हमले के लिए। छोटे एक्सप्लोरर को एब्जॉर्ब करने के बाद दुश्मन का और भी 10 गुना बड़ा हो गया था, इसलिए हान जोन को अपनी रफ्तार बहुत बढ़ानी होगी हमले में न फंसने के लिए। उसे सिर्फ यी फैन से एक गाने जितना वक्त चाहिए था। फिर हमारा हीरो बहुत ज्यादा ताकत निकालने लगता है अपने शरीर को ठीक और नया करते हुए। इन्फेक्टेड रेडहेड चिल्लाती है मॉन्स्टर को जल्दी करने के लिए। कीड़ा उनकी तरफ एक शक्तिशाली नीली लेजर छोड़ता है, लेकिन अमर आदमी जल्दी से आगे बढ़ता है और अपनी डिफेंसिव शील्ड एक्टिवेट करता है हीरो को बचाने के लिए। उसने कामयाबी से उस जबरदस्त एनर्जी को रोक दिया। क्रीचर फिर इन्फेक्टेड रेडहेड को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, अमर आदमी का ध्यान भटकाने के लिए, उस पल उसकी चेतना पर भी कब्जा करने की कोशिश करते हुए। लेकिन इफान जल्दी से रिएक्ट करता है, उसे सर से टक्कर मारता है कंट्रोल से आजाद होने के लिए। इससे एक छोटा कीड़ा औरत के सर से बाहर निकलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले ग्रुप के नेता के साथ हुआ था। क्रीचर औरत के दिमाग से निकलता है और फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अमर आदमी जल्दी से क्रीचर को दूर धकेल देता है, एहसास करते हुए कि अब वह अपनी अमर शक्ति सिर्फ 2 बार और इस्तेमाल कर सकता है। उसने आखिरकार उस कमजोर जीव को कुचल दिया। बड़े मॉन्स्टर ने एक और नीली रोशनी छोड़ दी, लेकिन शील्ड ने उसे कामयाबी से रोक दिया। जब शराबी यी फैन ने पूछा कि हीरो को सब खत्म करने में कितना वक्त लगेगा, हान जोन ने बस अपनी तलवार भेज दी अमर आदमी की मदद के लिए। जिया युए इंसानी रूप में वापस आती है और हीरो फिर हालत को कंट्रोल करता है। उसने दोनों से कहा कि वह छोटे कीड़ों को खत्म करें, जबकि वह उनके नेता का अकेले सामना करेगा। उस लड़के ने उस बुरी क्रीचर पर एक बड़ी पीली लेजर छोड़ दी, लेकिन मॉन्स्टर तेजी से बचाव करता है और धीरे धीरे अपने ही मुंह से एक अजीब तलवार निकालने लगता है। मॉन्स्टर हमला करता है और हीरो हमले को सिर्फ अपने हाथ का इस्तेमाल करके रोकता है। मॉन्स्टर की बहुत ज्यादा ताकत बस पीछे धकेल दी गई, क्रीचर को उस लड़के की बहुत ज्यादा ताकत से हैरान करते हुए। यह वह पल है जब मास्टर द्वारा दिया गया खास दस्ताना दिखाया जाता है, जो टक्कर का एक बड़ा हिस्सा एब्जॉर्ब कर लेता है। तुरंत बाद दोनों एक बहुत तेज और हिंसा भरी लड़ाई शुरू करते हैं, वार पलटवार करते हुए, जो नंगी आंख से देखना लगभग नामुमकिन था। लड़ाई के दौरान दोनों एक दूसरे के कंधों पर शक्तिशाली वार करते हैं, इससे दोनों सीधी टक्कर से पीछे हट जाते हैं। अपने ख्यालों में हनजान नतीजा निकालता है कि उसे क्रीचर को जितनी जल्दी हो सके खत्म कर देना चाहिए, वरना मॉन्स्टर सारी एक्सप्लोरर की एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेगा। फिर उसे एहसास होता है कि यह वह एहसास है जिंदगी और मौत के बीच होने का, और कि उसे अब इसे खत्म करना होगा। अपने दस्तानों से ताकत निकालते हुए उस लड़के ने ब्लॉक ब्रेकर एक्टिवेट किया। बिना किसी झिझक के वह तेज रफ्तार से आगे बढ़ता है। क्रीचर के सामने खड़े होकर उसने मॉन्स्टर की छाती पर सीधा मुक्का मारा। वह वार इतना भयानक है कि क्रीचर का शरीर हवा में बिखर जाता है, टुकड़ों में गिरते हुए जो जमीन पर बिखर जाते हैं। लेकिन मॉन्स्टर का सर फिर भी कहता है कि हीरो ही वहां सच में हारा था। इससे हीरो चौंक जाता है, जो समझ नहीं पाता कि यह अभी भी जिंदा कैसे है। क्रीचर का शरीर तेजी से ठीक होने लगता है। वह सीन टीम के सबको पूरे झटके और मायूसी में छोड़ देता है, और शराबी भी कैप्टन को बताता है कि रेडहेड गायब हो गई थी। फिर कहीं से भी जंजीरें ग्रुप पर बंद होने लगीं। तुरंत बाद क्रीचर ने अपने हाथ उठाए, एक बहुत बड़ा पत्थर उसके हाथों के बीच दबा हुआ था और एक अजीब दबाव ग्रुप पर नीचे आया। लेकिन हैरानी की बात है, ग्रुप बच गया। शराबी ने बस उस बड़े पत्थर को अपने खाली हाथों से पकड़ लिया, अपने कैप्टन को जल्दी करने को कहते हुए। उस लड़के की अमर शक्ति आखिरकार अपनी हद तक पहुंच गई, कई दरारें उसके शरीर में गूंजते हुए। हनजोन को एहसास हुआ कि ये फैन अब और नहीं रोक सकता था। फिर अचानक मॉन्स्टर के ऊपर एक बहुत बड़ा हाथ बनाया गया। क्रीचर बच नहीं पाया और सीधा टकराया। ग्रुप को समझ नहीं आया कि उन्हें किसने उनकी मौत से बचाया था और नहीं कैसे। तब पता चला कि यह ताकत हीरो के मास्टर की थी। बूढ़ा आदमी अपनी गाड़ी से नीचे उतरा, ऐसी मौजूदगी निकालते हुए जो बस दूसरों के बराबर नहीं लगता था। लेकिन उस लड़के के मुंह खोलने से पहले ही शुक्रिया करने या कुछ कहने के लिए उसका शरीर उस तेज लड़ाई के बाद जवाब दे गया। वह वहीं पर बेहोश हो गया। अपने साथियों ने उसे आखिरी पल में पकड़ लिया। आखिरकार हीरो अचानक एक हॉस्पिटल के बेड पर जागा। CIUA को ठीक उसके बगल में बैठा हुआ पाया। तुरंत बाद हमारे यंग हीरो ने आसपास देखा। साफ तौर पर उलझा हुआ,
पूरी तरह अपनी मौजूदा हालत समझ नहीं पा रहा था, लेकिन नीले बालों वाली लड़की ने समझाया कि उसके बेहोश होने के बाद मास्टर ने मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया था। हालांकि कुछ फिर भी बच निकले। उस पल योद्धा ने यी फैन के बारे में पूछा और उसके साथी ने समझाया कि उनके दोस्त को बहुत गहरे जख्म लगे थे। अमर होने के बावजूद उसने यह भी कहा कि उस लड़के का ठीक होना काफी धीमा था, जिसने कमरे का माहौल थोड़ा भारी कर दिया। तभी एक नर्स कमरे में आई यी फैन को ढूंढते हुए, क्योंकि लग रहा था कि मरीज अपने बेड से गायब हो गया था। यह सुनकर चिया युए ने कहा कि क्रीचर्स ने रेड हेयर्ड लड़की को उठा लिया था और कि अमर आदमी ने शायद उनके पीछे अकेले जाने का फैसला कर लिया था। उसके बाद उसने मिशन से पूरा नुकसान भी बताया, कहते हुए कि उस जगह से सारे सामान जब्त कर लिए गए थे और उन्होंने 100 पॉइंट्स खो दिए थे। तुरंत हीरो ने पूछा कि उसके मास्टर ने इस सब के बारे में क्या कहा था। बड़े से कुछ सलाह की उम्मीद करते हुए लड़की ने शांति से जवाब दिया कि उन्होंने मामले को अधूरा छोड़ दिया था, खास तौर पर ताकि हीरो खुद सब कुछ संभाले। अपने मास्टर का असली इरादा इस काम से समझते हुए हान जॉन ने वहीं पर फैसला कर लिया कि वह तख्त लेगा, कि वह बिल्कुल सब कुछ वापस लेगा जो उसका था। सीन फिर बदला और दिखाया एक्स्ट्रास के ग्रुप को जो बात कर रहे थे कि जाओ हू कितना उदार था उन्हें हीरोज का लूट रखने देने के लिए। उन्हें तुरंत रोक दिया गया जब हमारे दोनों आए, दरवाजा खोलते हुए और पूछते हुए कि नेता अब कहाँ है। अगले ही पल वहां मौजूद एक गुंडा हीरो को उकसाने की कोशिश करता है, उस यंग योद्धा के सामने बहुत हिम्मत दिखाते हुए, खेलों के लिए सब्र न रखते हुए। उस लड़के ने उसके चेहरे पर एक जोर का थप्पड़ मारा, उस बेचारे आदमी को सख्त जमीन पर गिरते हुए फेंकते हुए। तुरंत बाद उसने उस अपराधी ग्रुप के बाकी को चुनौती दी, जोर से पूछते हुए कि क्या कोई और अपनी किस्मत उसके खिलाफ आजमाना चाहता है। हान जोन की ताकत देखकर एक्स्ट्रास डर गए और सब कुछ रिकॉर्ड करने लगे जाओ हू को भेजने के लिए, अपने बॉस के जवाब का इंतजार करते हुए। इसी बीच गिरा हुआ आदमी गुस्से से उठा और चाकू से हमला करने की कोशिश की, लेकिन हीरो ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पीटने लगा। यह ठीक तभी हुआ जब जाओ हू खुद कमरे में दिखा, जोर से पूछते हुए हमले की असली वजह। फिर हमारे हीरो ने मजबूती से जवाब दिया कि उसे अपने सामान अभी वापस चाहिए और एक फॉर्मल माफी भी मांगी। उस जालिम ने अपने चेलों को लड़ाई के वीडियोस अधिकारियों को भेजने के लिए हुक्म दिया, उस लड़के को एक बहुत सख्त सजा की धमकी देते हुए। लेकिन जाओ हू के चेलों ने बताया कि अधिकारियों ने जवाब दिया था कि वह स्थानीय गार्डियंस के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे। फिर बूढ़ा आदमी नकारात्मक जवाब से बहुत ज्यादा चिढ़ गया और उसने गुस्से में अपने खाली हाथों से कम्युनिकेटर तोड़ दिया। अगले ही पल उस जालिम ने अपना रवैया बदला और पूछा कि क्या चाहिए झगड़े को एक बार में बिना और किसी परेशानी के खत्म करने के लिए। हीरो का जवाब सीधा था, उसे शहर के वॉल्ट में जाने की और सब कुछ लेने की इजाजत चाहिए थी जो वह उठा सके। आदमी उस हिम्मत भरे प्रस्ताव पर बहुत झिझका, लेकिन आखिरकार मान गया, यह शर्त रखते हुए कि वह लड़का सिर्फ उतना ही ले जो उसके अपने हाथों में समा सके। जो उसने सोचा भी नहीं था वह यह था कि उस लड़के ने पहले ही तैयार कर रखी थी वह जादुई अंगूठी जो उसके मास्टर ने दी थी, एक अनोखी चीज जो बहुत सारे सामान रख सकती थी। तुरंत बाद हम देखते हैं हमारे हीरो को आखिरकार वॉल्ट के अंदर जाते हुए, जब वह अपना बड़ा प्लान सब कुछ साफ करने का पूरा करने के लिए तैयार था। जब यह हो रहा था, जाओ हू ने अपने आदमियों से कहा कि किसी के लिए भी नामुमकिन था कुछ भी कीमती सिर्फ अपने हाथों की हथेलियों का इस्तेमाल करके ले जाना। अंदर हीरो ने एक खास गाइड इस्तेमाल किया जो एक साथी ने उसे दी थी, जिसमें वॉल्ट के सारे छुपे हुए खजाने थे। अगले ही पल उसने हड्डियों के ढांचा और एक बड़े कीड़े के पंख देखे और कुछ जड़ी बूटी वाले पौधे भी शेल्फ्स पर बिखरे हुए। लेकिन उस पल किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा, एक छठे ऑर्डर के केकड़े का मजबूत खोल जो वहां था। तो हीरो ने फैसला किया कि वह यह सारे कीमती सामान उस डायमेंशनल अंगूठी के अंदर ले लेगा जो उसके मास्टर ने उसे तोहफे में दी थी। कुछ देर बाद हम देखते हैं हीरो को शांति से वॉल्ट से बाहर निकलते हुए, जबकि उसकी साथी उसके पास दौड़कर आई पूछने के लिए कि उसने क्या लिया था। लेकिन हीरो ने अपने लूट के बारे में थोड़ा राज रखा और कहा कि वह उसे सब कुछ तभी बताएगा जब वह पूरी तरह अकेले होंगे। जब हमारा हीरो चला गया, जाओ हू बहुत उलझा हुआ था, क्योंकि वह लड़का लगभग जगह से खाली हाथ जा रहा था। वह बहुत उलझा हुआ था। लेकिन स्टॉक मैनेजर को फोन करने पर उस विलन को मायूस खबर मिली कि हीरो ने वहां का आधा सामान साफ कर दिया था। एक चेले ने बताया कि उसने चोरी के बारे में सही अधिकारियों को जानकारी दी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि यह उनकी समस्या थी और वह दखल नहीं देंगे। उसी रात हीरो शांति से आराम कर रहा था जब शाओ युए अपने नहाने के बाद निकली, एक खास माहौल बनाते हुए। उसने फिर हीरो को उसके साथ उसी कमरे में सोने के लिए बुलाया, धीरे से कहते हुए कि वह उसे पिछली लड़ाई में खोने से बहुत डरी हुई थी। लेकिन जैसे ही उसने उस लड़के के करीब आने की कोशिश की, एक लड़की पजामाज में काले बालों के साथ अचानक कमरे के बीच में दिखी, उस पल को पूरी तरह से रोकते हुए। दोनों बहुत घबरा गए और बेड से कूद गए, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि कोई और आदमी उस बड़े घर के अंदर छिपा हुआ था। जब पूछा गया कि वह कौन थी, उसने अपना नाम ली लिंगजुन बताया, मास्टर ली शुतोंग की पोती, और कहा कि वह अब उस घर में उनके साथ रहती थी। अपनी खास देखने की शक्ति का इस्तेमाल करके कैरेक्टर को एहसास हुआ कि वह लड़की असल में दुनिया के सबसे शक्तिशाली जादुई हथियारों में से एक थी। हमारे हीरो को लड़की को पजामाज में देखकर थोड़ी शर्म आई, लेकिन उसने बिना किसी शर्म के कहा कि वह ऐसे ही आरामदायक महसूस करती थी। उसने आगे कहा कि वह एक मशहूर बेस्ट सेलिंग लेखिका है और वह कपड़े उसकी सोचने की शक्ति में बहुत मदद करते हैं। फिर उस अजीब लड़की ने उनके साथ बेड पर आने को कहा, जिससे माहौल और भी उलझा हुआ और गड़बड़ हो गया। लेकिन
शियायुए पूरी तरह गलत समझ गई और बोली कि वह ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वह अभी अभी मिले थे। ली लिंगजियान ने फिर समझाया कि वह तो बस हीरो के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती थी। इस बात से नीले बालों वाली औरत को थोड़ा सुकून मिला। अगले में हीरो ने उस लड़की को बताया कि अगर वह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वह अपनी शक्ति से उसकी और भी ऊंची रैंक जगाने में मदद कर सकता है। उस पल लड़की अजीब तरीके से अपने पजामास के साथ खेलने लगी, जिससे हीरो हैरान हो गया। उसने ऐसे अचानक काम की उम्मीद नहीं की थी। उसने फिर बिल्कुल आम तरीके से कहा कि उसकी किताबों में जादुई कॉन्ट्रैक्ट हमेशा दो लोगों के बहुत करीब आने के बाद ही होते थे। ली लिंगजुन के अचानक बर्ताव से हमारे दोनों हीरो थोड़े हैरान हो गए, लेकिन हीरो हानजान ने इस बात को हल्के में लिया और लड़की के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना शुरू कर दिया। तुरंत उन दोनों के बीच जादुई शक्ति की जंजीरें दिखाई दी और यह पैक्ट पक्का हो गया, जिससे लड़कियों की शक्तियां और बढ़ गईं। जैसे ही उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का रिवाज पूरा किया, हमारे हीरो ने उस लड़की की नई शक्ति की तारीफ की और वहीं पर तुरंत उसे चेक करने को कहा। उस पल शियायुए को यह सब थोड़ा अजीब लगा और बोली कि वह किचन में पानी लेने जा रही है। लेकिन जब वह किचन पहुंची तो नीले बालों वाली लड़की को कमरे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। तो वह जल्दी से वापस भागी यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे सुकून मिला। शियुए ने देखा कि उसके दो साथी बस लड़की की नई बदलने की शक्ति को चेक कर रहे थे। हीरो ने फिर अपनी नई खोज दिखाई, स्पिरिचुअल एनर्जी पिल्स, जो नई सदस्य ली लिंगजियान अपनी शक्तियों से बना सकती थी। अगले में ग्रुप ने लापता लाल बालों वाली लड़की को ढूंढने के अपने अगले प्लान्स पर गंभीरता से बात करना शुरू किया। नए सदस्य ने पूछा कि वह किसे ढूंढ रहे थे और शियायुए ने तुरंत उसे लाल बालों वाली लड़की की फोटो दिखाई। तस्वीर देखकर यंग ली लिंगजुन ने कहा कि उसने शहर के एक मशहूर नाइट क्लब में किसी ऐसे ही इंसान को देखा था और सुझाव दिया कि वह अपनी खोज वहीं से शुरू करें। घर से निकलने से पहले हीरो ने सभी सदस्यों पर एक खास स्प्रे छिड़का जो जर्ग मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ खींचता और बहुत गुस्सा दिलाता था। नाइट क्लब के अंदर जब सब मजे कर रहे थे, हमारे हीरो ने बारटेंडर से पूछा कि क्या बाइशुआंग नाम का कोई यहाँ से गुजरा था। उस कर्मचारी ने उसे बहुत अजीब नजरों से देखा और सबको सुनाने के लिए चिल्लाया कि हनजान पार्टी के सारे ड्रिंक्स का पैसा देगा। जब सारे ग्राहक फ्री ड्रिंक्स का जश्न मना रहे थे, हीरो कुछ न समझते हुए पूछा कि यहाँ क्या हो रहा था। बारटेंडर ने फिर जवाब दिया कि किसी ने वहां बहुत उधार कर रखा था और कहा कि उसे ढूंढने वाला आदमी सब कुछ चुकाएगा। कर्मचारी ने आगे कहा कि उस इंसान ने एक बंद संदूक छोड़ा था जो भी पूछता, और उस रहस्यमयी चीज को उस लड़के को दे दिया। संदूक खोलने पर उन्हें एक नोट मिला जिसमें चेतावनी थी कि जर्ग का बच्चे पैदा करने का साइकिल शुरू हो गया है और कि 7 परजीवी उस इलाके में घूम रहे थे। अचानक उस लड़के ने अपनी पढ़ाई रोकी, अपने दोस्तों को बताते हुए कि उसे तुरंत बाथरूम जाना है। अंदर उसने गलती से एक चश्मे वाले आदमी से टकरा गया जो वहां शक्कर की नजर से खड़ा था। अचानक वह आदमी बहुत गुस्से में आ गया और हीरो पर झपटा, उसे सच में नुकसान पहुंचाने के इरादे से। लेकिन जब उस आदमी ने अपना मुक्का मारा, हमारे हीरो को बिल्कुल कुछ महसूस नहीं हुआ और उसने उसे बहुत ताकत से पीछे धकेल दिया। जब वह आदमी गिरा तो उसकी गर्दन के पीछे से एक जर्ग इक्लिप्स मॉन्स्टर उछला और अपने तेज पंजों से हीरो पर हमला करने की कोशिश की। बिना किसी मुश्किल के हीरो हमले से बच गया। हंजन ने हवा में ही उस जीव को खत्म कर दिया, एक ही सही हरकत से तुरंत खतरे को टाल दिया। उसके बाद बाकी टीम बाथरूम में पहुंच गई, यह जानने के लिए कि इतना शोर किस वजह से हुआ था। हीरो ने फिर जल्दी से समझाया कि एक इंसान जिस पर जर्ग इक्लिप्स मॉन्स्टर का कब्जा था, उसने उस पर हमला किया था। उस पल शियायुए ने कहा कि उन्होंने 7 मॉन्स्टर्स में से एक को ढूंढ लिया था और अब उन्हें बाकियों के पीछे जाना चाहिए। फिर वह बाथरूम से निकले ताकि उस इलाके में और सबूत ढूंढ सके। लेकिन एक आदमी अचानक एक मचेटे के साथ दिखा हमारे हीरो पर हमला करते हुए, लेकिन हीरो आखिरी पल में बच गया और एक ताकतवर लात उस आदमी को मारी, तुरंत उसे ठंडी जमीन पर गिरा दिया। दिमाग कंट्रोल करने वाला जीव उस आदमी के सर से उछला, लेकिन हीरो ने हवा में ही उस कीड़े को खत्म कर दिया। उसके बाद नीली ड्रेस वाली औरत ने हरे हुए आदमी को पहचान लिया कि वह जाओ हू के भरोसेमंद आदमियों में से एक था। हमारे हीरो ने फिर बातों को जोड़ा और समझा कि उस नाइट क्लब में हर कोई और वह बीमार आदमी विलन जाओ हू से सीधे जुड़े हुए थे। फिर सीन जाओ के ऑफिस में बदल गया। वहां हमने उस तगड़े आदमी को शांति से एक स्टूडेंट को पढ़ाते हुए देखा। अचानक किसी ने गुस्से में दरवाजा खोला और हमने देखा कि वह अमर यी फैन था जो जवाब मांगने आया था। तुरंत उसने उस बड़े आदमी पर भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाना शुरू किया और शहर के जागे हुए स्टूडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए कीड़ों का इस्तेमाल करने का। बूढ़े जाओहू ने फिर ठंडे तरीके से कहा कि यी फैन की पत्नी मर चुकी थी और उसे तमाशा करने के बजाय चुप रहना चाहिए। लेकिन यी फैन से एक बुरी शक्ति निकलने लगी और उसने कहा कि यह सब उस तगड़े आदमी की गलती थी और वह यहाँ सब कुछ एक बार में ठीक करने आया था। चाहू ने बात पलटने की कोशिश की, कहते हुए कि औरत की मौत बस बुरी किस्मत थी, और पूछा कि क्या अमर आदमी को मदद आने का डर नहीं था। उस पल कई गुंडों ने अमर आदमी को घेर लिया। फिर उस बूढ़े आदमी ने नकली मुस्कान के साथ कहा कि उस लड़के ने उस पर पहले हमला किया था। इस वजह से सारे गुंडों ने उस आदमी पर पीछे से हमला करने की कोशिश की, अपनी ज्यादा संख्या का फायदा उठाते हुए उसे खत्म करने के लिए। अमर आदमी ने लड़ने के लिए अपनी शक्ति भी चालू कर दी, लेकिन उसके कुछ करने से पहले हीरो हानजोन आ गया, दरवाजे पर सबको गिराते हुए।
सब उसके आने से हैरान थे और हीरो ने किसी को भी जो भागना चाहता था जल्दी से भागने को कहा, क्योंकि यह मामला उसका अपना था। लेकिन गुंडों ने चेतावनी को नजरअंदाज किया और अलग अलग हथियारों के साथ हमारे हीरो पर टूट पड़े, उसे मारने के इरादे से। हीरो इस बात से खुश लगा और कई मुक्के और कोहनी के वार किए, गुंडों को एक एक करके गिराते हुए। पल भर में सारे गुंडे जमीन पर पड़े थे और अमर आदमी हमारे हीरो के बेहतर लड़ने के तरीके से हैरान था। गड़बड़ का फायदा उठाते हुए जाओ हू ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह लड़का बहुत तेज था और कुछ ही सेकंड्स में उस तक पहुंच गया। बिना किसी रहम के हान जान ने विलन की छाती पर एक ताकतवर वार किया, उस भ्रष्ट बूढ़े आदमी को जमीन पर गिराते हुए। जब वह बेजान होकर गिरा तो जाओ हू के सर से एक कंट्रोल करने वाला कीड़ा निकला और इस सारी गड़बड़ से भागने की कोशिश की, लेकिन हमारे हीरो ने उस जीव का रास्ता पहले ही समझ लिया और एक ही मुक्के से उसे खत्म कर दिया, बाद में समझते हुए कि यह अभी तक मॉन्स्टर्स की मां नहीं थी। लेकिन ठीक उसी पल कई शहर के गार्ड ऑफिस में पहुंचे और देखा कि कैप्टन जाओहू मर चुका था, जिससे वह सब गुस्से में आ गए। फिर सीन शहर के मेयर के ऑफिस में बदल गया, जहां सेक्रेटरी उससे कुछ कागजात पर दस्तखत करने को कह रही थी, और जब उसने जवाब देने के लिए पलटा तो हमने देखा कि जर्ग एक्लिप्स मॉन्स्टर्स की मां उसके दिमाग को पूरी तरह कंट्रोल कर रही थी। फिर हमने सिर्फ उस बेचारी औरत की चीखें सुनी जिस पर पॉलिटिशियन के शरीर को कंट्रोल करने वाले मॉन्स्टर ने हमला किया था। सीन हमारे हीरोज पर वापस आया। हान जॉन ने फिर नीली ड्रेस वाली औरत को तुरंत अपने मास्टर से कांटेक्ट करने को कहा, और जब सीआईयूए ने कहने की कोशिश की कि वह उसका साथ नहीं छोड़ेगी, उस लड़के ने उसका हाथ पकड़ा और उसे और ज्यादा सख्ती से दोबारा जाने को कहा। हमने फिर देखा कि वह बीमार मेयर ऑर्डर्स दे रहा था कि गार्ड्स हमारे हीरो के स्क्वाड को पूरे शहर में ढूंढें। फिर उस पॉलिटिशियन ने एक बुरी शक्ल बनाई और कहा कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि हमारे हीरोज इतनी आसानी से उसके जाल में फंस जाएंगे। हम अपने हीरो पर वापस आते हैं जो बिल्डिंग से निकल रहा था ताकि बाकी टीम से दूर रहे और अकेला पकड़ा जाए, अपने दोस्तों को बचाते हुए। जैसे ही वह बिल्डिंग से बाहर निकला, हमने एक बूढ़े आदमी को हवर बोर्ड पर उड़ते हुए देखा, कहते हुए कि उस लड़के को पकड़ा जा रहा था। उस रहस्यमयी बूढ़े ने किसी तरह की दबाव शक्ति का इस्तेमाल किया हमारे हीरो को तुरंत सरेंडर करने पर मजबूर करने के लिए। फिर कहानी ने हमें हीरो के मास्टर को दिखाया। ली शुतोंग किसी को अंधेरे में छुपा हुआ बता रहा था कि उन्हें जल्दी ही सामने आना चाहिए। वह रहस्यमयी शक्ल फिर दिखाई दी और कहा कि मास्टर को चिंता नहीं लग रही थी, जबकि उनके चेले की जान बड़े खतरे में थी। प्रोफेसर से एक भयानक शक्ति निकलने लगी और उसने पूछा कि क्या उन्हें सच में कुछ इतना बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन वह हुडेड शक्ल बोली कि उसे डर नहीं था, क्योंकि हवर बोर्ड पर वह बूढ़ा आदमी तो कहानी के असली विलन का बस एक क्लोन था। मास्टर ली शुतोंग फिर हंसा और मान लिया कि वह अब कुछ नहीं कर सकता था। जब वह हुडेड शक्ल अंधेरे में गायब हो गई, उसने कहा कि उसके पास अभी भी कुछ चालें बची हैं। फिर उसका साथी लिन जिंगशुएन दिखा और पूछा कि क्या उसे हान जान की मदद करनी चाहिए, लेकिन मास्टर ने जवाब दिया कि उसने सब कुछ पहले ही प्लान कर लिया था। सीन हमारे हीरो पर बदल गया, जो एक कुर्सी से बंधा हुआ था। फिर वह उड़ने वाला बूढ़ा आदमी आया और पूछा कि क्या वह अपना जुर्म कबूल करना चाहता है, लेकिन हीरो ने साफ मना कर दिया कि उसने कोई जुर्म नहीं किया, जिससे उस बूढ़े आदमी ने उसे जोर से मुक्का मारा। विलन ने आगे कहा कि उस लड़के के पास सिर्फ 2 रास्ते थे, उनके साथ मिल जाओ या जिंदगी के खेल से हमेशा के लिए बाहर हो जाओ। हीरो ने फिर पूछा कि क्या वह आदमी और उसकी ऑर्गेनाइजेशन दिमाग कंट्रोल करने वाले जर्ग्स के जिम्मेदार थे। बूढ़े आदमी ने शक्ल को पक्का किया और गर्व से कहा कि वह जर्ग्स उनके गुप्त हथियारों में सबसे ताकतवर थे। यह सुनकर हान जॉन ने बिना सोचे समझे दोनों रास्ते मना कर दिए, कहते हुए कि वह सब कुछ अपने तरीके से करेगा। अगले दिन हमने अपने हीरो को बंधा हुआ फांसी के तख्ते की तरफ जाते हुए देखा, जबकि एक आवाज उसके दुख भरे अंत का ऐलान कर रही थी। अनाउंसर, जो मेयर के बगल में था, ने कहा कि सब कुछ तैयार था। मेयर ने पूछा कि क्या हानजोंग की टीम को पहले ही पकड़ लिया गया था। जब उस आदमी ने नहीं कहना शुरू किया तो मेयर ने उसे बदतमीजी से बीच में ही रोक दिया, उसे जाने को कहते हुए। बैठा हुआ मेयर सोचने लगा कि क्यों अंत के इतने करीब होने पर भी हीरो इतना शांत था। भीड़ में कई देखने वालों ने हान जान को पहचान लिया उस खास लड़के के रूप में जो एकेडमी में एसएसएस लेवल के साथ जागा था। लेकिन इस पल मेयर खुद स्टेज पर आया, जिससे भीड़ में लोग काफी हैरान हो गए। फिर उसने ऐलान किया कि एक जीनियस को ऊपर भेजा जाएगा, लेकिन वह इस अंजाम का हकदार था क्योंकि उसने मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाया था। मेयर झूठ बोलता रहा, कहते हुए कि हीरो ने मॉन्स्टर्स के साथ मिलकर शहर की शांति खत्म करने की साजिश की थी। फिर पूरी जनता मेयर का साथ देने लगी और अब चाहती थी कि वह लड़का उन गुनाहों की सजा भुगते जो उसने किए ही नहीं थे। उस पल मेयर मुस्कुराया और जिम्मेदार आदमी को आखिरी फांसी के मशीन को चालू करने का ऑर्डर दिया। जल्दी से मशीन चालू हो गई और तलवार हीरो की गर्दन की तरफ खतरनाक तरीके से नीचे आने लगी। लेकिन आखिरी पल में किसी ने एक बटन दबाया जिसने मशीन को रोक दिया और हमारे हीरो की जान बचाई। फिर हमने शांग सिटिंग को देखा। वह औरत जिसे हान जान ने रेगिस्तान में बचाया था अपने सिपाहियों के साथ भीड़ के बीच में दिखाई दी। मेयर ने गुस्से में पूछा कि मर्चेंट गिल्ड उस शहर के अंदरूनी मामले में क्यों दखल दे रहा था। उसके बाद हानजोन का पूरा स्क्वाड भीड़ के बीच में दिखा, अपने दोस्त को बचाने के लिए तैयार। फिर सीन दोबारा मास्टर ली शुतोंग पर बदल गया, जो अंधेरे में छुपी हुई शक्ल से बात कर रहा था। जब अंधेरे में छुपी हुई शक्ल ने कहा कि वह सारा ड्रामा खत्म हो गया था, तो मास्टर बस भरोसे से मुस्कुराया। वह परछाई फिर गायब हो गई।
और किसी ने मास्टर के सेल फोन पर बात करना शुरू किया, कहते हुए कि उन्हें दुश्मन ऑर्गेनाइजेशन का नेता नहीं मिला था। लेकिन जब ली शुतोंग ने सबूत के बारे में पूछा, फोन पर उस आदमी ने कहा कि उसने ब्रेकिंग डाउन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ढूंढी थी। सीन हमारे हीरोज पर वापस आता है। उनके आसपास की भीड़ हैरान थी कि किसी ने फांसी को रोक दिया था। शांगची तिंग ने फिर सभी मौजूद लोगों को ऐलान किया कि यह मेयर द्वारा बनाया गया एक बड़ा प्लान था। वह सबको सुनाने के लिए चिल्लाई कि हान जॉन एक असली हीरो था, न कि एक विलेन जैसा वह कह रहे थे। उस पल हम अपने आजाद हीरो को तेज रफ्तार से अपने हथियार के साथ चलते हुए देखते हैं, ऐलान करते हुए कि वह इंसानियत की भलाई के लिए लड़ता है। फिर एक बड़ी स्क्रीन पर हान जॉन को अलग अलग मॉन्स्टर्स को हराते हुए दिखाया गया, और जब भीड़ यह देखती है तो वह बहुत प्रभावित होती है। लेकिन वह उड़ने वाला बूढ़ा आदमी आता है जिससे बहुत शक्ति निकल रही थी, और तुरंत अपनी गरजदार आवाज से सबको चुप करा देता है। हीरो का स्क्वाड उस रहस्यमयी आदमी की डरावनी शक्ति से डर जाता है और सोचता है कि वह कौन है। उस पल बूढ़ा आदमी ऐलान करता है कि हान जॉन को मारना उसकी कंपनी का मिशन है और कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बूढ़ा आदमी आसमान से एक बड़ा हाथ बुलाता है हमारे हीरो को कुचलने की कोशिश करने के लिए। लेकिन उसके अपने निशाने तक पहुंचने से पहले किसी चीज ने उस बड़े हाथ पर वार किया और वह हवा में फट गया। बूढ़ा आदमी हैरान हो गया, लेकिन उसके कुछ करने से पहले एक रहस्यमयी गोली उसे सीधे लगी और उसे जमीन पर गिरा दिया। भीड़ यह सब देखकर उलझन में थी, लेकिन शांग सिटिंग ने एक बिल्डिंग की छत पर एक रहस्यमयी शक्ल को देखा जो जल्दी से भाग गया। तुरंत बाद मेयर लाल शक्ति से घिरा हुआ हान जान पर हमला करने की कोशिश करता है। हीरो कहता है कि यह गड़बड़ असल में उसके मास्टर का बनाया हुआ प्लान है, फिर लड़ने की तैयारी करता है। एक ताकतवर मुक्का हमारे हीरो की तरफ आता है, लेकिन वह आखिरी पल में उससे बच निकलता है। मेयर लड़के की रफ्तार से हैरान हो जाता है, लेकिन उसके कुछ करने से पहले हमारा यंग हीरो उसके ठीक पीछे था, पलटवार की तैयारी करते हुए। हान जोंग दुश्मन के चेहरे पर वार करता है और मेयर जमीन पर गिर जाता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। पॉलिटिशियन जल्दी से हार गया, लेकिन फिर मदर इक्लिप्स जर्ग उसके माथे से उछलती है, भागने की कोशिश करते हुए, लेकिन हीरो उस जीव को हवा में ही पकड़ लेता है और आसानी से अपने हाथों से उसे कुचल देता है। उसने फिर मॉन्स्टर के बचे हुए हिस्से भीड़ को दिखाए और समझाया कि असल में वह इंसानियत को जर्ग से बचा रहा था जो समाज में घुस गए थे। जब हमारा हीरो अपनी स्पीच दे रहा था, मास्टर ली शुतोंग उसके पीछे दिखा, पूछते हुए कि अनुभव कैसा था। मास्टर आगे कहता है, पूछते हुए कि क्या हान जॉन ने आखिरकार जिंदगी और मौत का फर्क महसूस कर लिया था। उस लड़के ने जवाब दिया कि अगली बार वह सब कुछ बिना मदद के हल करना चाहता है। ली शुतोंग अपने स्टूडेंट को बधाई देता है और कहता है कि शहर में आखिरी बुरा कीड़ा मिल गया था। उसे बस इस बात का अफसोस था कि दुश्मनों को पूछताछ करने से पहले ही खत्म कर दिया गया। मास्टर फिर उस गुप्त समाज के बारे में बात करता है जो शहर के रक्षकों में घुस गया था, लेकिन कहता है कि उसके पास अभी भी ज्यादा पक्की जानकारी नहीं है। उस पल अमर यी फैन दिखता है और ग्रुप को बताता है कि लाल बालों वाली लड़की का शरीर होंगिंग वे आखिरकार मिल गया है। इस बात से हानजान बहुत दुखी हो जाता है। जब वह पूछता है कि उसे कहाँ ढूंढा, तो अमर आदमी जवाब देता है कि कई लोगों के शरीर समुंदर में बीच के पास मिले थे। हम समुंदर में कई ताबूत तैरते हुए देखते हैं और उनमें से एक के अंदर लाल बालों वाली लड़की बेजान पड़ी है, लेकिन उसके साथ कुछ बुरा होने लगता है। लड़की का चेहरा बदलने और काला पड़ने लगता है। फिर उसकी आंखें खुलती हैं और एक जीव उसके मुंह से बाहर निकलने लगता है। इस सारी गड़बड़ के कुछ देर बाद हम अपने सभी हीरोज को शांति से साथ में लंच करते हुए देखते हैं। वह कहते हैं कि टीम के सभी सदस्य सिस्टम में लेवल 3 पर पहुंच गए हैं। हीरो कहता है कि ली लिंगजन भी उनके बराबर आ गई थी और लेवल 3 तक इवॉल्व हो गई थी, और सिया युवे ने कई नई और काम की स्किल्स सीखी थी। शांग सिटिंग फिर हानजान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की पेशकश करती है, लेकिन वह नम्रता से मना कर देता है, कहते हुए कि वह सिर्फ उन आत्माओं के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है जिनमें देवता की शक्ति होती है, ताकि वह इवॉल्व हो सके। मास्टर ली शुतोंग पूछता है कि हान जॉन के क्या प्लान्स हैं, अब जबकि वह शहरों के अंदर लड़कर जितना हो सके उतना इवॉल्व हो चुका है। लड़का जवाब देता है कि वह हर हाल में इवॉल्व करते रहना चाहता है। यह सुनकर मास्टर कहता है कि वह अपने स्टूडेंट को सीधे रणभूमि में भेजेगा, एक ऐसी जगह जहां कई सालों से लगातार लड़ाई चल रही है। उसने आगे कहा कि क्योंकि यह एक मुश्किल ट्रेनिंग मिशन था, लड़कियां इस बार उसके साथ नहीं जा सकती थीं, क्योंकि उनकी सही ट्रेनिंग कहीं और होनी चाहिए थी। फिर सीन एक बड़ी दीवार पर बदल गया जहां तोपें लगातार फायर कर रही थीं। कई बड़े सांपों को हथियारों की गोलियां लग रही थीं और जमीन पर कई घायल सिपाही दिखते हैं। फिर हम दो आदमियों को देखते हैं जिनके नाम शाओया और जांग थे। उस लड़ाई में टीम के हाल ही के नुकसान पर बहुत चिंता से बात करते हुए उनमें से एक ने दूसरे से शिकायत करना शुरू किया, कहते हुए कि वह तुरंत मदद का इंतजार कर रहा था, खासकर जबकि उसके स्क्वाड ने पहले ही 2 आदमी खो दिए थे। उस पल एक हेलीकॉप्टर उस जगह पर उतरता है और हीरो हान जॉन उससे बाहर निकलता है, लड़ने के लिए तैयार। अगले में हीरो ने अपना परिचय दिया, मौजूद 2 सिपाहियों को अपना नाम बताते हुए। आदमियों को अजीब लगा कि वह अपने साथ कोई आत्मा नहीं लाया था, क्योंकि वह जगह एक बहुत खतरनाक रणभूमि थी और वह बिना हथियार के घूमेगा तो पक्का मर जाएगा। किसी भी सिपाही को हमारा हीरो अपनी टीम में नहीं चाहिए था, तो वह दोनों आपस में झगड़ने लगे कि नए लड़के को कौन लेगा।
लेकिन आखिर में गोरा सिपाही मान गया और उस लड़के को बाकी टीम से मिलाने के लिए बुलाया। उसने फिर अपना नाम बताया और ऐलान किया कि वह उस स्क्वाड का कैप्टन था जिसमें हानजोंग शामिल होने वाला था। कैप्टन ने दूसरे नए सिपाहियों काई शेफांग और शी शाओकियन का भी परिचय कराया। गोरी लड़की ने तुरंत बात काटी, शिकायत करते हुए कि वह उनके पिछले मिशन में पूरी तरह भीग गई थी। उसने फिर अपना कोट पहनने की कोशिश की, लेकिन कपड़े में फंस गई। अगले में वह हीरो से मदद मांगती है। हानजान ने उसे फंसे हुए से निकालने में मदद की और उसके बाद लड़की उसके पास आई और मदद के लिए उसका शुक्रिया किया। गोरी लड़की ने फिर कैप्टन से पूछा कि क्या वह टीम का नया सदस्य था। उसे भी अजीब लगा कि वह अपने साथ कोई इंसान जैसी आत्मा नहीं लाया था। हीरो ने फिर ग्रुप को अपना परिचय दिया और कहा कि वह कुछ तोहफे लाया था। उसने शहर के खजाने से निकाले कई कीमती सामान एक साथ बाहर निकाले। सारे नए सिपाही मिले हुए सामान से बहुत खुश थे और हीरो का उसके बड़े दिल वाले काम के लिए शुक्रिया करने लगे। कैप्टन ने हालांकि तोहफा लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि उसे उनकी जरूरत नहीं थी क्योंकि वह एक मेचा ऑपरेटर था और आम बचाव वाले सामान इस्तेमाल नहीं करता था। कैप्टन बोलता रहा, नए सिपाहियों को तुरंत अगले मिशन के लिए तैयार होने का ऑर्डर देते हुए। जब नेता चला गया, हमारे हीरो ने दूसरों से पूछा कि क्या वह सच में एक मेचा ऑपरेटर था। एक नए सिपाही ने हाँ में जवाब दिया, समझाते हुए कि कैप्टन का लड़ने वाला साथी मरने के बाद वह जंग में लड़ते रहने के लिए मेचा ऑपरेटर बन गया। यह मजेदार बातचीत जल्दी ही कैप्टन ने खुद रोक दी, जो उन पर आलू के बोरे फेंकते हुए आया। हंजोन ने फिर पूछा कि उनका मिशन क्या था और कैप्टन ने जवाब दिया कि वह वंशजों को काटने जा रहे थे। इस बात से हमारा हीरो काफी उलझन में पड़ गया। कैप्टन ने हालत समझाई, कहते हुए कि वह इजाकी क्लैन के सांपों को खत्म करने जा रहे थे, ऐसे मॉन्स्टर्स जो इंसानों से 10,000 गुना तेज बच्चे पैदा करते हैं। उसने आगे कहा कि इस अजीब रफ्तार की वजह से वह उस इलाके में 1 महीने पहले तक जंग हार रहे थे, लेकिन खुशकिस्मती से नेता वेइचिंग के वापस आने से इंसानियत के हक में हालत बदल गए। लेकिन भले ही वेइचिंग ने इनमें से कई जीवों को हरा दिया था, कुछ बच निकलने में कामयाब हो गए थे। ग्रुप का मिशन अब ठीक उन बचे हुए सांपों का घोंसला ढूंढना था। फिर वह अपने मिशन पर निकल पड़े। सीन जल्दी ही एक अंधेरे जंगल में बदल गया, हमारे ग्रुप को मॉन्स्टर के घोंसलों की तलाश करते हुए दिखाते हुए। हानजान को लगा कि वह आखिरकार सही जगह पहुंच गए थे, लेकिन ऊपर कुछ अजीब चीज ने उसका ध्यान खींचा। ऊपर देखते हुए उसने एक बहुत अजीब कपड़ा लटका हुआ देखा, जो एक बहुत बड़ी खाल लग रही थी, और यह अजीब चीज पूरे जंगल में फैली हुई थी, लगभग सारे पेड़ों को ढके हुए। ग्रुप के नेता ने कहा कि यह इजाकी सांप की उतारी हुई खाल थी, एक प्रक्रिया जो हर बार उनके लेवल बढ़ने पर होती है। अचानक हीरो ने जोर से चिल्लाया, सबको चेतावनी देते हुए कि उस जीव के अंडे इस घिनौने कपड़े के अंदर छिपे हुए थे। तुरंत बाद बहुत सारे अंडे ऊपर से गिरने लगे, सीधे जमीन की तरफ गिरते हुए। अपने रोबोट आर्मर के अंदर से कैप्टन ने समझाया कि ये सांप बहुत बड़े थे और अंडे मरी हुई खाल में रखे थे, इस बात की पुष्टि करते हुए कि यही उनका निशाना था। लेकिन सबकी बहुत हैरानी के लिए अंडे बीच हवा में ही अपने आप टूटने लगे। इस बात से ग्रुप पूरी तरह हैरान हो गया जब उन्होंने पूछा कि उन्होंने अभी अभी अंडों से कैसी अजीब आवाज सुनी थी। जैसे ही अंडे लगातार गिरते रहे, उसी दिशा से एक बहुत तेज आवाज निकलने लगी। इस हमले का आवाज का दबाव इतना तेज था कि उसने कैप्टन द्वारा चलाए जा रहे भारी आर्मर को पीछे फेंक दिया। कैप्टन चट्टान के किनारे से गिर गया, जबकि हमारा हीरो बेचैनी से अपने साथी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था उसे बचाने के लिए। हंजिन ने मशीन का धातु का हाथ पकड़ लिया और बहुत ताकत के साथ रोबोट को वापस चट्टान के ऊपर फेंक दिया। इससे नेता सुरक्षित जमीन पर उतरा, हैरानी से सोचता हुआ कि उस नए सिपाही में इतनी शारीरिक शक्ति कैसे थी। टीम उस दृश्य से बहुत दुखी थी, यह मानते हुए कि हमारा हीरो उस भयानक गहराई में गिरने के बाद बच नहीं सकता। उस दुखद घटना से पूरी तरह दुखी होकर आर्मर पायलट लड़के की किस्मत के लिए खुद को दोष देने लगा, लेकिन फिर सबको सुकून मिला। अचानक एक हाथ निकला, चट्टान के किनारे को मजबूती से पकड़े हुए। यह हमारा हीरो था जिसने जल्दी से ऊपर चढ़ने के लिए मदद मांगी। टीम में सब बहुत खुश और राहत महसूस कर रहे थे हीरो को सुरक्षित देखकर। फिर जैसे ही वह लड़का पास आया, नेता ने काफी गुस्से में कहा कि हानजान का अपनी जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने की कोशिश करना बिल्कुल गलत था। हीरो ने बस शांति से जवाब दिया कि वह समझ गया, जबकि वह अभी भी बात कर रहे थे। कई सांप ग्रुप की जगह की तरफ बहुत तेजी से आने लगे। हंजन ने समझा कि ये नए पैदा हुए इजाकी क्लैन के सांप थे और कैप्टन ने तुरंत सबको बहुत सावधान रहने का ऑर्डर दिया। बाल वाला नया सिपाही और गोरी लड़की साफ डर गए थे हर तरफ से दिखने वाले इतने सारे छोटे सांपों की संख्या से। मॉन्स्टर्स फिर ग्रुप की तरफ सीधे हमला करने लगे और नेता ने अपने आर्मर की ताकत का इस्तेमाल करते हुए सीधे उस जानवर का सामना किया। गोरी लड़की उस दृश्य से डरकर बोली कि इतने बड़े संख्या में सांपों के साथ उनका जिंदा बच निकलना बिल्कुल नामुमकिन था। उस तनाव भरे पल में हीरो ने अपनी खास अंगूठी चालू की, पूरे ग्रुप के चारों तरफ एक बड़ा सुरक्षात्मक शक्ति का घेरा बनाते हुए। सांप रुक गए और बस सुरक्षित ग्रुप को उलझन में देखते रहे, हमला करने के मौके का सब्र से इंतजार करते हुए।
कैप्टन भी उन सब खड़े सांपों से काफी उलझन में लगा जो बस उनकी हरकतों को देख रहे थे। हमारे हीरो ने फिर पूछा कि कैप्टन किस बात का इंतजार कर रहा था अपने आर्मर के हथियारों का इस्तेमाल करके उन सांपों को जलाने के लिए। यह सुनकर कैप्टन ने जवाब दिया और मैचा के फ्लेम थ्रोवर का इस्तेमाल करके सारे सांपों को जलाना और खत्म करना शुरू किया। मौजूद हर कोई मशीन की तबाहकुन आग की शक्ति से पूरी तरह प्रभावित था और हान जान को पहले उनकी जान बचाने के लिए बधाई दी। जब कैप्टन ने आखिरकार सारे जानवरों को जलाकर खत्म कर दिया, उसने कहा कि वह लड़का बिल्कुल भी घमंडी नहीं था, दूसरे अमीर लोगों के जैसा नहीं। लेकिन जल्दी ही रोबोट की स्क्रीन पर एक रेड अलर्ट दिखा। इस बात से हंजन को जिज्ञासा हुई और उसने पूछा कि अभी क्या हुआ था। कैप्टन ने जवाब दिया कि दूसरी टीम के घोंसलों को खत्म करने के मिशन बिल्कुल भी ठीक नहीं चले थे। उसने आगे कहा कि अगर हीरोज की मदद न होती तो वह भी पक्का फेल हो जाते। उसने समझाना जारी रखा कि अजाकी क्लैन के सांपों को बिल्कुल पता था कि इंसानी मदद कहाँ थी। इस वजह से उसने सुझाव दिया कि हीरो अपनी अंगूठी की शक्ति का इस्तेमाल करे सांपों को अपनी तरफ खींचने के लिए, एक ध्यान भटकाने वाले के रूप में। हान जॉन ने सच्चे दिल से जवाब दिया कि उसे यकीन नहीं था कि वह सारे सांपों को खुद ही खत्म कर सकते थे, लेकिन चेतावनी दी कि अगर वह भागे नहीं तो सांप उन्हें पक्का खत्म कर देंगे। अचानक एक बहुत बड़ा रैंक 15 इजाकी ट्राइब का घोंसला रखने वाला सांप चुपके से ग्रुप के पीछे दिखा। जब उन्होंने उस जीव की मौजूदगी देखी तो हर कोई उसके बड़े आकार से हैरान हो गया, लेकिन हान जॉन ने तुरंत चिल्लाया, सबको वहां से तुरंत भागने का ऑर्डर देते हुए। यह सुनकर ग्रुप के 2 नए सिपाही डर के मारे भाग गए, यह मानते हुए कि इतने बड़े मॉन्स्टर को हराना नामुमकिन था। इस मुश्किल पल में कैप्टन ने अपनी पूरी हिम्मत दिखाई और अपना पूरा हथियार इस्तेमाल करना शुरू किया समय खरीदने के लिए और अपने दोस्तों को भागने देने के लिए। बदकिस्मती से हमले का सांप पर कोई असर नहीं हुआ, जिसने जल्दी से जवाब दिया, अपने बड़े दांतों का इस्तेमाल करके रोबोट आर्मर को पकड़ने के लिए। तुरंत बाद उस बड़े मॉन्स्टर ने कैप्टन के रोबोट को बहुत ताकत से कुचल दिया। थोड़े से फर्क से कैप्टन मशीन के अंदर से जिंदा बच निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन वह बहुत ऊंचाई से तेज रफ्तार से गिर गया। उसके बाद मॉन्स्टर ने अपना ध्यान 2 भागते हुए नए सिपाहियों पर लगाया। वह डर के मारे जम गए और बस खड़े रहे जब जानवर ने बिना रहम के हमला किया। लेकिन आखिरी पल में हीरो ने जो सामान उन्हें पहले दिया था उससे जादुई शील्ड चालू हो गई और उनकी जान थोड़े समय के लिए बच गई। लेकिन सांप ने इतनी आसानी से हार नहीं मानी और एक ताकतवर तेजाब थूका। हमले ने जादुई सुरक्षा को पिघला दिया और दोनों साथियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। हमारा हीरो हान जॉन अपने साथियों की मौत देखकर बहुत गुस्से में आ गया और उस मॉन्स्टर को एक डरावनी, नफरत भरी नजर से घूरा। उस पल वह जीव जोर से हमला करने के लिए दौड़ा और उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह लड़का आखिरी पल में बाल बाल बच गया। यह देखकर कि हालत बहुत मुश्किल हो गई थी, हान जॉन ने अपनी जादुई तलवार बुलाई और खुद को बचाने के लिए एक तूफान बनाना शुरू किया। सांप ने उस लड़के की चालाकी को देखा और हीरो पर एक जहरीला तीर फेंका, उसे तुरंत जमीन पर गिराते हुए। जबकि वह अभी भी गिरा हुआ और कमजोर था, सांप ने अचानक हमला करने का मौका पकड़ लिया और हंजन को पूरा निगलने की कोशिश की। सांप उससे निगल पाता उससे पहले एक बड़ा चमकदार हमला आसमान से नीचे आया और उस जीव के सर पर सीधे लगा, जिससे वह पूरी तरह बेजान होकर जमीन पर गिर गया। तुरंत बाद नीली ड्रेस में एक रहस्यमयी औरत जिसका नाम गोंगयांग जिन था उस जगह पर दिखाई दी और शांति से हीरो का स्वागत किया। उसने कहा कि हानजान बहुत असरदार था और उसके टाइप का भी था, लेकिन चेतावनी दी कि वह बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसा वह लड़का सोच रहा था। उसने समझाया कि वह सीधे एक्साइल्ड डिस्ट्रिक्ट से आई थी, जिसे पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक जगहों में से एक माना जाता है। हानजान ने कहा कि एक्साइल्स का यह मशहूर शहर लगभग पूरी तरह उन लोगों से भरा हुआ था जिन्हें समाज से निकाल दिया गया था। उसने फिर अपनी खास शक्ति का इस्तेमाल किया औरत का स्टेटस देखने के लिए और बहुत हैरान हुआ यह जानकर कि वह एक रैंक 8 वैल्किरी थी। नीली ड्रेस वाली औरत तेजी से उस लड़के के पीछे कूदी और उसकी तलवार की जादुई गूंज की तारीफ की, कहते हुए कि उसने अब से हंजान को अपना सपोर्ट बनाने का फैसला किया था। उस लड़के ने पेशकश को मना करने की कोशिश की, लेकिन औरत ने बहुत साफ कर दिया कि वह लेवल 3 के किसी को भी उसके ऑर्डर्स को न मानने की हिम्मत नहीं देगी। हंजोन ने समझाया कि वह उसके साथ नहीं जा सकता था क्योंकि वह एक बहुत जरूरी मिशन के बीच में था और अपनी जगह को ऐसे ही छोड़ नहीं सकता था, लेकिन औरत ने जिद की, कहते हुए कि वह उसे जबरदस्ती ले जा सकती थी। तो हमारे हीरो ने एक बड़ा फैसला लिया और कहा कि वह कुछ करने पर मजबूर होने से बेहतर मरना पसंद करेगा। उस खूबसूरत योद्धा ने फिर समझा कि वह बहुत गंभीर था और पूछा कि उसे क्या करना होगा उसे अपने साथ चलने के लिए मनाने के लिए। हीरो ने जवाब दिया कि वह उसका सपोर्ट बनना तभी मानेगा जब वह उसके अभी के मिशन को पूरा करने में मदद करेगी, जो इजाकी सांप के घोंसले को खत्म करना था। यह शर्त सुनकर उस ताकतवर योद्धा ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी, उस लड़के की मदद के लिए अपनी शक्ति देने के लिए। हीरो ने इलाके के नक्शे पर कुछ खास जगहों को बताना शुरू किया जहां वह बचे हुए सांपों को ढूंढकर काम खत्म कर सकते थे। औरत को मॉन्स्टर्स की बिल्कुल भी चिंता नहीं लगी, लेकिन फिर उसकी पीठ से एक अजीब और बहुत गहरा धुआं निकलने लगा। यह परछाई एक डरावने मॉन्स्टर में बदलने लगी और योद्धा के शरीर पर पूरा कब्जा कर लिया। तलवार के अंदर की आत्मा ने हीरो को भगाने की कोशिश की, लेकिन मॉन्स्टर ने औरत पर पूरा कब्जा कर लिया और वह जोर से आगे बढ़ी उस लड़के को मारने की कोशिश करने के लिए। तेजी से हंजान ने अपनी जादुई तलवार दोबारा बुलाई और एक बड़ी शुद्ध करने वाली शक्ति छोड़ दी।
उस लड़की को उस अंधेरे मॉन्स्टर के बंधनों से आजाद करते हुए। नीली ड्रेस वाली औरत को होश आता लगा और काफी उलझन में पूछा कि उस लड़के ने उसे बचाने के लिए किस तरह का जादू इस्तेमाल किया था। इस पर उसने शांति से जवाब दिया कि यह बस ऐसा जादू था जो शरीर पर नकारात्मक असरों को ठीक करता और दबाता है, और फिर तुरंत पूछा कि उसके साथ क्या हुआ था। गोंग यांगजिन ने समझाया कि उसे एक लेवल 9 के कीड़े ने काट लिया था, जो उसके शरीर को कंट्रोल करने और उसे पूरी तरह से बेकाबू गुस्से वाले मोड में ले जाने में सक्षम था। तो हमारा हीरो इन्फेक्शन वाली जगह को करीब से देखने की इजाजत मांगता है और योद्धा अपनी ब्लाउज नीचे करने लगती है अपनी पीठ पर एक बड़ा निशान दिखाने के लिए। अगले में हानजन औरत की पीठ को छूता है और ठीक करने वाला जादू शुरू करता है, जिससे वह पूरी तरह खुशी में डूब जाती है। उसने आगे कहा कि भले ही शक्ति ने दर्द कम करने में मदद की, लेकिन उसने उसे अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं किया था और उसने एक और भी ताकतवर जादू इस्तेमाल करने की कोशिश करने का फैसला किया। एक बड़ा जीवन शक्ति का बर्तन अचानक दिखता है और औरत को नहाना शुरू करता है, उसके सबसे गहरे जख्मों को ठीक करते हुए। ठीक होने की प्रक्रिया से योद्धा बहुत खुश लगती है, जो कहती है कि हीरो उसे हर नए पल में हैरान करता रहता है। हनजोन उसे बताता है कि इन्फेक्शन पहले ही 50% ठीक हो चुका है, लेकिन इस ठीक होने की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए उसे आसपास के कीड़ों से बहुत सारी जीवन शक्ति लेनी पड़ेगी। इस समस्या को एक बार में हल करने के लिए पक्की होकर लड़की बात बदलती है और कहती है कि वह सांप को खत्म करने का मिशन अभी पूरा करेंगे। उसने लड़के का हाथ मजबूती से पकड़ा और दोनों उड़ान भरते हैं, तुरंत एक्शन में जाते हुए। फिर सीन एक ड्रोन पर बदल गया जो पूरे जंगल के इलाके पर उड़ रहा था। लिन जिंगशुएन की टीम द्वारा दूर से कंट्रोल किया जा रहा था। उसने स्क्रीन्स पर देखा कि कीड़ों की सेना जंग के लिए बहुत अच्छे से तैयार थी और उसने अपने सिपाहियों को बताया कि बड़े अधिकारियों के ऑर्डर्स थे कि बस इंतजार करें और सबसे बुरे के लिए तैयार रहें। जंगल में वापस आते हुए हम अपने हीरो को एक बहुत ऊंची चट्टान पर खड़ा देखते हैं, उन सब सांपों की चुपचाप हरकतों को देखते हुए। हानजान फिर चट्टान से कूदता है और पूरी ताकत से मॉन्स्टर्स के बीच में गिरता है, जमीन पर एक बड़ा धमाका करते हुए। नीली ड्रेस वाली औरत सब कुछ देखती है और उस लड़के को इतना पागल काम करने के लिए बहुत बहादुर मानती है। मिलिट्री कंट्रोल रूम में हर कोई हैरान था हमारे हीरो को सिक्योरिटी कैमरा से घोंसले में घुसते हुए देखकर, और उन्हें लगा कि वह बस अपनी जान को बेकार में खतरे में डाल रहा था। हम फिर देखते हैं कि हीरो जानवरों पर कई ताकतवर मुक्के मार रहा है, लेकिन वह भी सांपों को उनकी अजीब ताकत की वजह से मार नहीं पा रहा था। मॉन्स्टर्स फिर हंजन को हर तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन इस मुश्किल पल में नीली ड्रेस वाली औरत सच में एक्शन में आती है और जानवरों पर एक तबाहकुन लेजर छोड़ती है। वह आसमान से नीचे आती है, उनमें से कई जीवों को टुकड़ों में काटते हुए, लेकिन हमारा हीरो पीछे नहीं रहता और अपनी गुप्त मार्शल आर्ट्स टेक्निक का तीसरा दरवाजा खोलने का फैसला करता है। उसने हवा में एक ताकतवर मुक्का मारा, बस अपनी नई शक्ति को चेक करने के लिए, और शक्ति की एक बड़ी लहर उसके सामने सब कुछ तबाह कर देती है। इस बात से औरत उसकी ताकत से साफ हैरान हो जाती है। इसी बीच कंट्रोल रूम में लिन जिंगशुएन कैमरास के जरिए उस रहस्यमयी औरत को गोंग यांगजिन के रूप में पहचान लेता है और दूसरों को बताता है कि वह एक खतरनाक विलेन है जिसे हाल ही में अधिकारियों ने हराया था। रणभूमि में वापस आते हुए हमारे इस जबरदस्त जोड़ी ने उस घोंसले के सारे सांपों को पहले ही हरा दिया था और हान जोन ने उनसे बची हुई सारी शक्ति को एब्जॉर्ब करने का फैसला किया, योद्धा के ठीक होने में इस्तेमाल करने के लिए। उसके बाद उस लड़के ने अपना रहस्यमयी बर्तन दोबारा बुलाया और गोंग यांगजिन को बताया कि आखिरी इलाज आखिरकार शुरू होगा। फिर औरत खुद को तैयार करती है और चमकदार ठीक करने वाला तरल उस पर गिरने लगता है, जबकि वह कुछ अजीब चेहरे बनाती है, अपने शरीर में उस प्रक्रिया की तेज जादुई प्रतिक्रिया महसूस करते हुए। हम फिर देखते हैं कि एक काला कांटा अभी भी औरत की पीठ में गहरा घुसा हुआ है और वह हीरो से उसे एक बार में निकालने को कहती है। बर्तन योद्धा के शरीर के अंदर से बची हुई सारी बुरी शक्ति को जोर से खींचने लगता है और वह इस दर्दनाक निकालने की प्रक्रिया के दौरान दर्द से जोर से चिल्लाती है।